नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंगल और मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों, अपन इकोनॉमिक्स की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं अपने आरएएस के लिए, प्री कम मेंस के लिए। अपन ने 2 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। पहले लेक्चर में अपन ने डायरेक्ट टैक्स के बारे में समझा था, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, मतलब जीएसटी। और दूसरे लेक्चर में अपन ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, कुछ टॉपिक समझे थे लाइक गार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हो सकता है गार पूछ ले आपसे। ठीक है, दूसरा टॉपिक जैसे अपन ने डिस्कस किया जीएसटी भी आप बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, ई वे बिल वगैरह आप अब की बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस अपने एग्जाम में बन सकते हैं। अब अपन है ना कुछ टैक्स के 2-3 पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। और आज का अपना मेन टॉपिक रहेगा जो है फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया, रीसेंट फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। ये टॉपिक पूरा का पूरा पब्लिक फाइनेंस के अंदर ही गिवन है। अपन पब्लिक फाइनेंस ही पढ़ रहे थे। पब्लिक फाइनेंस मतलब कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। ठीक है, तो पहले अपन ने उसमें से टैक्स रिफॉर्म्स पढ़े, अब अपन पढ़ रहे हैं क्या, रीसेंट फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो इसमें बजट वाला पार्ट आ जाएगा सरकार का, कि सरकार बजट से रिलेटेड जो भी बातें हैं, FRBM एक्ट वगैरह, फिस्कल डेफिसिट वगैरह आपने सुना होगा कभी। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले अपन जो 1-2 टॉपिक छोटे छोटे बच्चे हुए टैक्स के वो डिस्कस कर लेते हैं। इक्वलाइजेशन लेवी, इक्वलाइजेशन लेवी, कई लोग इसे गूगल टैक्स भी कहते हैं, कई लोग इसे गूगल टैक्स भी कहते हैं। इस बार के एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, होता क्या है कि ना, क्योंकि डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, और फॉरेन जो कंपनीज है वो इंडिया में आ रही है, और इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग का, ई मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट है, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कोई बिजनेसमैन है, आज आप देखते होंगे फेसबुक के थ्रू एडवर्टीजमेंट होना चालू हो गया है। फेसबुक जो है खूब सारे एडवर्टीजमेंट लोगों से मतलब लोगों से लेता है और उसके बदले पैसे लेता है और लोगों के एडवर्टीजमेंट करके देता है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो और आज आप अपने बिजनेस को फेसबुक पे प्रमोट कर सकते हो आसानी से। ठीक है, इसके लिए फेसबुक आपसे चार्जेस लेगा। अब बताओ, फेसबुक कंपनी कहाँ की है? यूएस की कंपनी है। ठीक है, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है उसको? इंडिया का पर्सन। ठीक है, इंडिया का व्यक्ति। फेसबुक कमा कहाँ से रही है? इंडिया से कमा रही है। उसको टैक्स देना चाहिए इंडिया में, लेकिन इसका हिसाब किताब ही मेंटेन नहीं हो पाता था पहले ना। ठीक है, क्योंकि ये लोग बाहर हैं और इंडिया से पेमेंट जा रहा है, तो कुछ पता ही नहीं रहता था। अब ये तो है नहीं कि फेसबुक आके इंडिया में स्पेशली जो ऐड उसने इनकम इंडिया से कमाई है उसके लिए पेमेंट करेगी टैक्स का। समझ रहे हो आप बात कि? तो एक सिस्टम निकाला है बहुत बढ़िया इन्होंने, ठीक है, जिसे बोलते हैं इक्वलाइजेशन लेवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना अपने लिए। ये क्या कहता है, अगर किसी, ये 2016 में आया था पहली बात तो इंडिया में ये कॉन्सेप्ट, मतलब टैक्स, ये टैक्स का पार्ट है ना। ठीक है, ये टैक्स है, ये 2016 में इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। अगर कोई फॉरेन कंपनी, ठीक है, मतलब नॉन रेजिडेंट, बाहर के पर्सन को अपन क्या बोल रहे हैं? नॉन रेजिडेंट, मतलब जो इंडिया का निवासी नहीं है, अनिवासी बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया से इनकम कमा रहा है कितनी, 1 लाख रुपए से ज़्यादा, 1 लाख रुपए से ज़्यादा, तो उसको 6% टैक्स देना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है इक्वलाइजेशन लेवी का। जनरली ये किस पे लगेगा? ऑनलाइन मार्केटिंग पे। किस पे लगेगा ये? ऑनलाइन मार्केटिंग पे। तो आप इसका एग्जाम्पल क्या याद रख सकते हो? सपोज करो ये इंडिया है, सदर्न पार्ट इंडिया का। अब ये कोई पर्सन यहाँ पे इंडिया में बैठा है, इसने एडवर्टीजमेंट कराया और पेमेंट किसको किया? फेसबुक को। फेसबुक को इसने 2 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट का पेमेंट किया। अब टैक्स देखना कैसे लगा रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से टैक्स लगा रहे हैं ये जो पर्सन है, क्योंकि 1 लाख रुपए से ऊपर पेमेंट हो गया 2 लाख रुपए 1 लाख से ऊपर होता है, तो अब 2 लाख रुपए पे कितना % टैक्स काटना पड़ेगा? 6%। कितना हो गया टैक्स? 12,000। मतलब ये जो व्यक्ति है, ये 2 लाख रुपए में से 12,000 रुपये टैक्स काट के 188 का पेमेंट कर देगा। किसको? इस फेसबुक कंपनी को पेमेंट कर देगा। वैसे फेसबुक को पेमेंट कितना जाना चाहिए था? टोटल 2 लाख। ठीक है, और अब उस पर 6% टैक्स काट दिया, तो पेमेंट कितना जाएगा? 1,88,000 जाएगा, ना कि 2 लाख पूरे जाएंगे।
और ये जो व्यक्ति ये 12,000 का करेगा क्या, ये अपने पास नहीं रखेगा 12,000 रुपये, ये 12,000 रुपये भारत सरकार को जमा कराएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 12,000 रुपये का टैक्स पे करेगा। तो आप इससे एक बार बताओ, इस व्यक्ति के जेब में से जिसने एडवर्टीजमेंट कराया था उसके कितने रुपए गए हाथ, उसके जेब में से पूरे 2 लाख, 1,88,000 तो किसके पास चले गए, फेसबुक के पास, ठीक है, और 12,000 किसके पास चले गए, भारत की सरकार के पास चले गए, ठीक है। इसे बोलते हैं इक्वलाइजेशन लेवी या गूगल टैक्स। ये फिलहाल अभी ऑनलाइन मार्केटिंग पे गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है, ये बाद में धीरे धीरे और बढ़ता रहेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, शायद एग्जाम में 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछ सकता है। 2 नंबर में पूछे तो आप इतना सा प्रोविज़न लिख दीजिए, 5 नंबर में पूछे तो आप ये लिखना कि भाई क्योंकि डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, और जो फॉरेन कंपनीज़ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में आ रही है कंटिन्यूस बेसिस पे, और ऑनलाइन मार्केटिंग का जो चलन है वो ज़्यादा बढ़ गया ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट। इसीलिए ये जो फॉरेन कंपनीज़ हैं ये बच के निकल जाती थी और टैक्स पे नहीं करती थी, क्योंकि इनकम टैक्स में इसके लिए कोई प्रावधान था ही नहीं पहले, है ना, टैक्स लेने के लिए। बट अब गवर्नमेंट को लगा कि हमें इनसे भी टैक्स लेना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब इनको टैक्स देने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये जो व्यक्ति है जो पेयर है, ये व्यक्ति कौन है, पेयर, और ये फेसबुक कौन है, पेई। तो पेमेंट टैक्स पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डाली गई है, पेयर पे। पेयर जो है वो पूरा का पूरा पेमेंट नहीं करेगा पेई को, वो टैक्स काट के पेमेंट करेगा। दोस्तों आपने ऐसा कभी सुना होगा, ऐसा हो सकता है ऐसा आपने सुना हो, इसको बोलते हैं TDS। TDS की फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मेरे को लगता है कि शायद आपने ये बात कभी, ये टर्म सुना हो, ये शब्द सुना हो। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, ठीक है ना, कहीं पे भी नौकरी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी सैलरी है, आपकी जो तनख्वाह है वो आपको पूरी ना मिल रही हो, आपकी तनख्वाह में से टैक्स काट के पेमेंट मिल रहा हो, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे आप ये देखना हो सकता है कि आपके नहीं हो तो आपके फादर वगैरह फैमिली के अंदर किसी के हो रहा हो ऐसा, तो उनकी 5 लाख की इनकम है सपोज करो साल की, तो आपका जो एम्प्लॉयर है, आपका जो बॉस है, वो टैक्स काट देता होगा सपोज करो 50,000, और आपको कितना पेमेंट करता होगा, 4.5 लाख, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, आपके पास कितने रुपए गए, 4.5 लाख, जाने कितने चाहिए थे, 5 लाख। 50,000 किसके पास जाएंगे, 50,000 जाएंगे सरकार के पास जाएंगे, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएंगे, ठीक है। तो आपके बॉस के जेब में से कितने रुपए चले गए टोटल, 5 लाख, 4.5 लाख तो आपको दिए, 50,000 किसको दिए, भारत सरकार को दिए। इसे बोलते हैं TDS। TDS बहुत पुराना नियम है, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कई लोग है ना इंडिया में टैक्स पे नहीं करते, आपको पता है, कई लोग क्या, बहुत लोग नहीं करते, तो उनसे टैक्स निकलवाने का ये तरीका है, ठीक है। आपको पता है इंडिया मतलब नॉर्मली 2 तरह के लोग होते हैं जो इनकम कमाते हैं, ठीक है, ध्यान समझना एक बात, 2 तरीके के लोग होते हैं जो इनकम कमाते हैं, या तो वो नौकरी कर रहे होते हैं, मतलब सैलरी मिल रही होती है उनको, या फिर वो नौकरी नहीं कर रहे होते, खुद का क्या कर रहे होते हैं, बिजनेस, है ना, जो उनका व्यापार होता है या प्रोफेशन, एक ही बात, मतलब थोड़ा बहुत फर्क है। प्रोफेशनल के पास डिग्री होती है, बिजनेसमैन के पास उस काम को करने के लिए डिग्री नहीं होती। तो या तो कोई आदमी नौकरी कर रहा होगा कहीं पे, ठीक है, या खुद का बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा होगा। आपको पता है इन दोनों पर्सन में से ईमानदारी से टैक्स कौन पे करता है इंडिया में, ईमानदारी से टैक्स पे करता है नौकरी करने वाला पर्सन, ठीक है, जो एम्प्लॉय है कहीं का। सर वो ईमानदारी से क्यों टैक्स पे करता है, क्या उसने एथिक्स ज़्यादा पढ़े हैं क्या, ऐसा नहीं होता। रीज़न क्या, क्योंकि जितने भी लोग, बहुत सारे लोग जो नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनके पास जो सैलरी मिलती है उनको चेक से मिलती है, ठीक है। अगर आप जैसी या चेक से मिलेगी या फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से मिलेगी, ई बैंकिंग वगैरह कैसे भी मिलेगी, आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा किस कुल मिला के, तो इस ट्रांजैक्शन का पता किसको रहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रहता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन आप छुपा नहीं सकते कभी भी, ठीक है। लेकिन बिजनेसमैन के साथ क्या दिक्कत है, बिजनेसमैन को
चेक में भी पैसा मिलता है और कैश में भी मिलता है। जो चेक में पैसा मिलता है बिजनेसमैन उस इनकम को तो दिखा देता है, लेकिन जो कैश में इनकम मिलती है बिजनेसमैन उस इनकम को, बहुत सारे बिजनेसमैन उस इनकम को नहीं दिखाते हैं। ठीक है, दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना चाहें तो किसी को पता ही नहीं लगेगा। इसीलिए बिजनेसमैन जो हैं वो खूब सारी जो टैक्स का इवेजन करते हैं, कि टैक्स को आप कह सकते हो कि टैक्स के अंदर घपलेबाजी करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैनिपुलेशन का मौका नहीं किसको नहीं मिल पाता, नौकरी करने वालों को नहीं मिल पाता, क्योंकि इनको पेमेंट चेक से मिलता है। और तो और इनकी नौकरी पे, इनके सैलरी पे पहले से क्या कट जाता है, टीडीएस कट जाता है, टैक्स कट जाता है। टीडीएस को बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस का हिंदी मतलब होता है उद्गम स्थान पर कर की कटौती। ठीक है, तो इतना रहने दो, बस समझ में आया, इतना बहुत है। ठीक है, तो इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। टीडीएस तो मुश्किल ही पूछेगा क्योंकि पुराना नियम हो गया, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं पे इंटरव्यू वगैरह के अंदर अपने अगर आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि लोग टैक्स क्यों नहीं पे करते हैं या फिर क्या रीज़न है। अपन ने कल डिस्कस भी किया था थोड़ा बहुत इसके बारे में। अब दोस्तों अपन आते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है टैक्स का। ठीक है, देखो क्या है, 10 मिनट जहाँ लग जाए लेकिन कोई कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। फिर क्या है, एग्जाम में अगर वो आ गया तो फिर दिक्कत है ना, एग्जाम में पूछ ले, इंटरव्यू में पूछ ले, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो इसलिए ना अपन सारी चीजें कवर करके चलेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों किसका, दो तरह के टैक्स होते हैं। एक होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT, एक होता है CTT। हो सकता है आपने सुना हो उसके बारे में, ये अलग टाइप के टैक्स है ना। ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इंडिया में 50 से भी ज़्यादा टैक्स है। ठीक है, तो अपन सारे तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो जो मेन है वो पढ़ सकते हैं। आप जब घर खरीदते हो ना तो रजिस्ट्री कराते हो, तो रजिस्ट्री कराते समय भी एक टैक्स पे करते हो, वो टैक्स होता है स्टाम्प ड्यूटी। ठीक है, बट फर्क इतना है कि वो टैक्स राज्य सरकार का टैक्स है, वो केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, इसीलिए आप देखो कई लोग है ना मकान की रजिस्ट्री नहीं कराते, क्योंकि उनको 6%, 5%, 7% के हिसाब से मकान खरीदते समय टैक्स पे करना पड़ता है। वो क्या करते हैं, बस इसमें थोड़ा सा एक फ़ायदा ये होता है कि आपने देखा होगा घर जो ज़्यादातर होते हैं वो फीमेल के नाम पे होते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि फीमेल के नाम पे स्टाम्प ड्यूटी जो होती है वो कम रेट की होती है इन कंपेरिजन टू मेल्स। ठीक है, तो जो मेल होते हैं मतलब जो आदमी हैं उनके ऊपर मान लो 6% स्टाम्प ड्यूटी लग रही है, तो फीमेल पे करीबन 5% के हिसाब से लग रही है। तो इसलिए जो लोग रजिस्ट्री कराते हैं वो फीमेल के नाम पे, वुमेन के नाम पे रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो इससे वुमेन एम्पावरमेंट भी हो जाता है हाथों हाथ। ठीक है, अब CTT क्या है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब ये क्या होता है, देखो भाई ये 2004 में आया था पहली बार। ये क्यों आया था, ये शेयर मार्केट के लिए आया था। किस पे लगता है ये, शेयर मार्केट पे। अगर शेयर खरीदते बेचते हो ना, अगर शेयर परचेज करोगे, सेल करोगे, तो कौन सा टैक्स लगेगा, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगता है। और ध्यान रखना शेयर खरीदते बेचते समय कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक ही इनकम पे कई बार टैक्स ले लेती है। ठीक है, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है बताओ, जब कोई व्यक्ति शेयर खरीदेगा या बेचेगा तो उस पे जो टैक्स लगेगा उसे क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, सिक्योरिटी के अंदर शेयर्स आ गए, डिबेंचर आ गए, बॉन्ड आ गए, ये सब अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, शेयर डिबेंचर वगैरह, तो अपन वापस नहीं पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, अपन ने मैनेजमेंट की क्लास में डिस्कस किए थे ना। ठीक है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है, देखो कमोडिटी मतलब होता है जैसे दो तरह की कमोडिटी होती है, एक होते हैं एग्रीकल्चर आइटम, ये बिल्कुल ध्यान समझना है ना, बहुत सारी चीज़ें लिंक करती है इनसे आपस में ना, और एक होती है कमोडिटी नॉन एग्रीकल्चर आइटम। एग्रीकल्चर आइटम जैसे दाल, चीनी, चावल वगैरह, ठीक है ना, ये सब एग्रीकल्चर आइटम है। नॉन एग्रीकल्चर आइटम जैसे गोल्ड, सिल्वर,
ठीक है, आपने सुना होगा ना दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, गोल्ड सिल्वर खरीदते हैं, अब फोन पे ही ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, तो वो किस मार्केट में डील कर रहे हैं, मतलब कमोडिटी मार्केट, इसे बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। कई लोग किस मार्केट में डील करते हैं, शेयर मार्केट में। ठीक है, तो ये पूरा अपने आप में अलग टॉपिक है, लेकिन आप इतना सा ध्यान रख लो अभी कि कोई पर्सन अगर कमोडिटी मार्केट में डील करता है तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, और कोई पर्सन अगर शेयर मार्केट में डील करता है तो बताओ उसे क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ठीक है, तो क्या ये दोनों टैक्स अभी भी लग रहे हैं क्या, बिल्कुल लग रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि अच्छा, बस ये ध्यान रखना कि कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एग्रीकल्चर आइटम पे नहीं है, केवल किस आइटम पे, नॉन एग्रीकल्चर आइटम पे। एग्रीकल्चर आइटम बहुत कम है ऐसे हैं जिस पे कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर आइटम पे सीटीटी नहीं लगता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीटीटी। तो हो सकता है कि एग्जाम में कम चांस है, लेकिन फिर भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये दोनों डायरेक्ट टैक्स है, ये दोनों डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल। ठीक है, तो बताओ कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स हो गए। अपन ने कितने डायरेक्ट टैक्स पढ़े, टोटल 3। एक तो इनकम टैक्स के बारे में जाना, एक एसटीटी, एक सीटीटी। और इनडायरेक्ट टैक्स अपन ने कौन कौन से पढ़े, कस्टम ड्यूटी और जीएसटी। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया था एक्साइज ड्यूटी जो है वो खत्म हो चुका है, बस स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है लिकर पे। ठीक है, ऐसे ही स्टेट एक्साइज ऐसे ही स्टेट वैट लगता है पेट्रोल पे। ठीक है, और स्टेट वैट लिकर पे भी लग रहा है। तो बस थोड़ा थोड़ा जान लो आप, तब होता है आपके टैक्स के लिए। अब अपन दोस्तों आते हैं नए टॉपिक पे, आज के अपने रीसेंट फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आराम से कमेंट कर लेना, पूछ लेना, मैं बता दूंगा। देखो, आप में से किसी ने, कई लोगों ने बोला शेल कंपनी पे वीडियो बनाओ, तो शेल कंपनी है ना, बताऊंगा। देखो आपको ज़्यादा अभी इतना बताने का यहाँ पे इतना टाइम नहीं हो पाएगा, क्योंकि शेल कंपनी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और आपके इतना एग्जाम में इतना से पूछेगा कि शेल कंपनी क्या होती है। अब शेल कंपनी कैसे टैक्स को चुराती है, ये अपने मतलब का टॉपिक नहीं है। ठीक है, बता तो दूंगा, लेकिन आपको अब थोड़ा अगर फुर्सत मिले तो बताऊँ मैं आपको, क्योंकि ये ना अपन इसके अंदर इतना ज़्यादा बिजी है अभी इन सब चीज़ों के अंदर, है ना। लेकिन क्यूरियोसिटी को आपके बताने के लिए बता देंगे। ठीक है, बस अभी तो आप ये याद रख लो, शेल कंपनी वो कंपनी होती है जो ट्रांजेक्शन नहीं करती है ना, डब्बा कंपनी कहते हैं इसे हिंदी में। जो सीए वगैरह होते हैं, मतलब जो सारे के सारे हमारी लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं, केवल किताबों पर बनी हुई कंपनी है ये। और ज़्यादातर ऐसी कंपनियां बनती है टैक्स हेवन कंट्री के अंदर। टैक्स हेवन कंट्री कौन से होते हैं, या तो यहाँ पे टैक्स रेट बहुत जीरो है, या है ही नहीं, या बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसी ही कंपनी वहाँ पे बनाते हैं कागज़ों के अंदर, ताकि क्या है, इससे होता क्या है, देखो कि ना कोई पर्सन इंडिया के अंदर जैसे माल बेच रहा है, तो उसकी बिलिंग वो कहाँ कर देता है, बिलिंग कर देता है वो उधर से। जैसे एक आपने सुना होगा टैक्स हेवन कंट्री है, जैसे साइप्रस। साइप्रस एक टैक्स हेवन कंट्री, अपने डिस्कस किया था ना पिछले बार। इवन स्विट्जरलैंड भी टैक्स हेवन कंट्री में आता है। स्विट्जरलैंड में भी क्या है, टैक्स रेट बहुत कम है। मॉरिशस, ये सब। तो कई कंपनीज क्या करती है, माल तो इंडिया में बेच रही है, लेकिन बिल किधर के नाम से बना देती है कि साइप्रस से बेचा है माल। ठीक है, तो उसके लिए उनको वहाँ पे पहले एक कंपनी रजिस्टर्ड करानी पड़ती है। ठीक है, ट्रांजेक्शन सारा इंडिया में हो रहा है, सब कुछ इंडिया में हो रहा है, लेकिन बिल उस कंट्री के नाम से बन के आ रहा है। तो उससे होता क्या है, जो टैक्स वहाँ पे टैक्स रेट बहुत जीरो है। और अब आप ये बोलोगे सर ये लोग टैक्स क्यों नहीं लगाते, क्योंकि इनकी इकोनॉमी तो थोड़े बहुत परसेंटेज ब्रोकरेज से ही चल जाती है केवल। ठीक है, बहुत कम ब्रोकरेज लेते हैं ये लोग। ठीक है, कोई पर्सन वहाँ पे कंपनी खोलता है तो, और बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे कंपनी खोलने के लिए उतावले रहते हैं। ठीक है, ताकि क्या है, टैक्स बचाएं। ये पूरा एक कोर्स होता है जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन। ठीक है, अभी है ना जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मैंने आपको बताया था जो सीए डे हुआ था, इससे पिछले वाला 2017 की बात है, करीबन शायद 1-2 लाख शेल कंपनीज इन्होंने बंद कर दी थी, डी रजिस्टर्ड कर दी है ना। बहुत सारी शेल कंपनीज थी इंडिया के अंदर भी, बहुत सारी शेल कंपनियां बना रखी थी, तो उसको डी रजिस्टर्ड कर दिया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो होता है कंपनीज का, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी करता है, आरओसी। ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो इतना आप जान लो बस, बहुत है ना। ठीक है,
रिसेंट फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया पढ़ते हैं जरा। पहले तो अपन टर्म डिस्कस करते हैं, सर ये फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। तो दोस्तों देखो, फिस्कल पॉलिसी मतलब होता है कि गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के खर्चे, उसकी जब पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट तो उसे क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। क्या बोला मैंने, गवर्नमेंट की रेवेन्यू और गवर्नमेंट के खर्चे, उसकी अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है तो उसे बोलते हैं क्या, फिस्कल पॉलिसी। दोस्तों आपने जैसे फिस्कल पॉलिसी नाम लिखा है वैसे ही आपने सुना होगा कभी मॉनेटरी पॉलिसी। दो टर्म होते हैं ये, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई डिसाइड करता है। पहले तो खैर आरबीआई करता था, आजकल आरबीआई खुद नहीं करता, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना रखी है गवर्नमेंट ने, और इसमें टोटल 6 मेंबर है, 3 तो आरबीआई के, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो टोटल ये 6 मेंबर मिलके मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते हैं। बट अभी आप एक मार के लिए मान लो कि आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है, लेकिन फिस्कल पॉलिसी पूरा का पूरा किसका काम है डिसाइड करना, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का काम है। अभी अपन मतलब इकोनॉमी ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं तो उसी के हिसाब से बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना। तो अच्छा ये कैसे डिसाइड, अच्छा एक चीज और आपको पता होगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है आरबीआई की वो हर 2 महीने में एक बार आती है, बाई मंथली, जैसे सीआरआर, एसएलआर, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है। ये हर 2 महीने के अंदर गवर्नमेंट निकालती है ना, वो सॉरी आरबीआई निकालती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी निकालती है। फिस्कल पॉलिसी हर रोज डिसाइड नहीं होती, हर महीने भी डिसाइड नहीं होती। फिस्कल पॉलिसी कहाँ डिसाइड होती है, इन बजट। तो फिस्कल पॉलिसी कहाँ डिसाइड होती है, इन बजट। तो अपन को अब क्या डिस्कस करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बजट के बारे में। सर बजट के बारे में अपन ने वहाँ पे भी डिस्कस किया था, कहाँ पे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर नहीं दोस्तों, लेकिन वो क्या है, अपन ने कंपनी बजट के बारे में, कंपनीज के हिसाब से बजट डिस्कस किए थे, परचेज बजट, सेल्स बजट। अब अपन सरकार के कुछ बजट के बारे में इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्योंकि अगर बजट की बात हुई है तो आपको एक पता होगा, एक फेमस एक्ट बना हुआ है FRBM एक्ट 2003, और गवर्नमेंट ने इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए NK सिंह कमेटी भी बनाई थी। तो ये सारी बातें भी अपन को डिस्कस करनी है, इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले तो अपन कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। अब बजट तो आप जानते ही हो, बजट क्या होता है। बजट होता है क्या कि गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के खर्चे का एस्टीमेट, उसको अपन क्या बोलते हैं, बजट। तो बजट इज अ एस्टीमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। बजट इज अ एस्टीमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। सर ये बजट जो आता है हर साल वो किस तारीख को आता है। दोस्तों पहले ये बजट आता था फरवरी महीने की एंड में, ठीक है, फरवरी मंथ के एंड में आता था, लेकिन अब ये आने लग गया फरवरी के बिगिनिंग में। सर ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने, अब ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है अपने एग्जाम में इंटरव्यू में पूछ ले, अब मतलब अपने आरएस में इंटरव्यू में पूछ ले, या फिर एग्जाम में भी पूछ सकता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने जो बजट की डेट है वो 1 फरवरी क्यों डिसाइड करी। जो अच्छी वाली डेट थी पहले 28 या 29 फरवरी, पहले 28 या 29 फरवरी को आता था बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब आपको पता है 1 फरवरी को आने लग गया, तो ऐसा क्यों किया। देखो भाई इसका रीज़न ये है, आपको पता है बजट जब गवर्नमेंट लेके आती है, फाइनेंस मिनिस्टर लेके आते हैं, तो वो लोकसभा में लेके आते हैं एज अ मनी बिल, ठीक है, फिर वो लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। ये पूरे काम में करीबन 2 से 3 महीने लग जाते हैं, ठीक है। मतलब पहले फरवरी के लास्ट में बजट आया, मतलब मार्च के स्टार्टिंग में आया, एक ही बात कह सकता हूँ 28 फरवरी या 1 मार्च, ठीक है। तो फरवरी के लास्ट में या मार्च के बिगिनिंग में आया, तो 2 महीने 3 महीने लग गए। सपोज करो मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया और मई निकल गया, ठीक है। तो मई के एंड तक क्या होता था, बजट जो है वो अप्रूव होता था, ठीक है। बजट अप्रूव होने के बाद गवर्नमेंट उस खर्चे को एलोकेट करती थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को। अब आपको पता है कि बजट की एक टेंडेंसी होती है कि बजट के जो खर्चे होते हैं वो लैप्स हो जाते हैं साल के एंड होते ही, ठीक है। अब एक एग्जांपल लो आप, आपको 1 जून को
कोई डिपार्टमेंट है सरकार का, 1 जून को उसको बजट का अमाउंट मिला, ठीक है, उसको वो पैसा कब तक खर्च करना है? उसको वो पैसा खर्च करना है 31 मार्च तक, अगले साल की 31 मार्च तक, ठीक है। 1 जून 2017 मान लो, और ये 31 मार्च 2018 तक उस पैसे को खर्च करना है। अगर वो पैसा खर्च नहीं कर पाया तो क्या होगा? वो पैसा उसके पास से लैप्स हो जाएगा, ठीक है, उसके पास से चला जाएगा। तो इस लैप्स को बचाने के लिए वो लोग क्या करते थे? वो लोग है ना मार्च महीने में ज़्यादा खर्चा करते थे दबा के, और इसे टर्म बोला जाता है मार्च रश। मार्च रश मतलब क्या है कि वो पैसा उनके हाथ से चला ना जाए, ठीक है। तो वो मार्च में क्या करते थे? हड़बड़ी के अंदर पैसा खर्च करते थे, काफ़ी सारा इकट्ठा, ठीक है, जो पैसा उनके पास बच जाता था। तो इससे पता है आपको क्वालिटी जो है काम की गिर जाएगी। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम क्या करते हैं, इस बजट की डेट को पीछे खिसका देते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने इसकी डेट क्या कर दी? 1 फरवरी कर दी। समझ में आया आपको दोस्तों? तो ये बजट के अंदर मतलब जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने मेजर चेंज किया है। अब 1 फरवरी होने से क्या होगा? ये बजट थोड़ा जल्दी अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी अप्रूव हो जाएगा तो फिर मार्च रश का जो टेंशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, ये अप्रैल मई वगैरह गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको पीछे करते जा रही है। और एक और रीज़न है जो गवर्नमेंट ने खुद डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन ऐसा अपेरेंटली लगता है, दिखने में लगता है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। देखो आपको पता होगा जो दूसरे देश हैं उसके अंदर जो ईयर फॉलो करते हैं वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर फॉलो करते हैं, बट अपना इंडिया जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च ईयर फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, मतलब जो फॉरेन कंपनीज हैं, विदेशी कंपनियां और फॉरेन कंट्रीज दोनों की दोनों, मतलब फॉरेन के अंदर जो कंपनीज हैं और फॉरेन की जो कंट्रीज हैं, ठीक है, वो दोनों मतलब जो भी ईयर है वो किस हिसाब से, आपको पता है कंपनी भी अपने हर साल अकाउंट्स बनाती है, फॉरेन कंपनियां, विदेशी कंपनियां, तो वो अकाउंट्स किस हिसाब से बनाती है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। इंडियन कंपनी जो है अभी अकाउंट्स किस हिसाब से बना रही है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इससे कंपैरिजन करना क्या है, तुलना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कि भाई आप एक कंपनी है, सपोज को रिलायंस इंडिया की, रिलायंस कंपनी इंडिया की, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च अकाउंट्स बना रही है, और एक कंपनी है बाहर की माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अब इन दोनों के अकाउंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि दोनों का पीरियड ही अलग अलग है, ठीक है। तो बड़ी दिक्कत आती है कंपैरिजन करने के अंदर। और आपको पता है आजकल जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर की कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो इसलिए गवर्नमेंट की ये भी मंशा है कि अगर ये ईयर को अपन सेम कर दें, ठीक है, जनवरी तक ले आए, चेंज कर करके, ठीक है, बजट को, तो फिर काम ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट है ना धीरे धीरे इस बजट को जो भी 1 फरवरी को लेके आए हैं उसको 1 जनवरी तक का प्रोसेस बना दें, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा चेंज, एक तो ये चेंज किया है गवर्नमेंट ने। दूसरा चेंज आपको ये ध्यान रखना है गवर्नमेंट ने किया है, पहले अपन प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के हिसाब से खर्चे दिखाते थे, आपने पढ़ा होगा, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब अपन को ये बात तो पता है कि 12 जो 5 ईयर प्लान थे वो सारे गवर्नमेंट ने खत्म कर दिए, पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुकी है। 12th 5 ईयर प्लान लास्ट था 2017 में, वो शायद वो, हाँ 2017 के अंदर 31 मार्च 2017 को वो खत्म हो गया था, ठीक है। 2012 से 17 तक का लास्ट 5 ईयर प्लान था, ठीक है। उसके बाद फिर प्लानिंग कमीशन तो आते ही जो है इस गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल खत्म हो गया था, एनडीसी खत्म हो गया था, ठीक है, और उसकी जगह नीति आयोग आ गया। अब नीति आयोग ने जो है वो प्लानिंग का बिल्कुल नया तरीका निकाला है, ठीक है। तो अभी अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, क्या क्या उन्होंने प्लानिंग के अंदर निकाला है नया तरीका। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ने प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस था बजट के अंदर अब खत्म कर दिया है। तो अब गवर्नमेंट किस तरीके से अपना बजट बनाती है, कौन सा डिफरेंस मेंटेन करती है? कैपिटल और रेवेन्यू का। और अपन को ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये चक्कर क्या है, कैपिटल और रेवेन्यू, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया क्या? अगर आपसे पूछ ले कि बजट के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ने, तो ये मेजर चेंज है जो 2 साल पहले गवर्नमेंट कर चुकी है ऑलरेडी, लेकिन अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। अब अपन आते हैं किस पे, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे और कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट पे। देखो पहले तो ये समझो आप, बजट जो होता है या फिस्कल पॉलिसी, बजट और फिस्कल पॉलिसी अब एक ही बात मान लो आप, है ना,
ठीक है। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट करती है? अपनी बजट के थ्रू इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी दो टाइप की होती है। अपने कोर्स में क्या है ध्यान रखना, रीसेंट फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो रीसेंट समझने के लिए अपन को थोड़ा सा पास्ट भी समझना पड़ता है। फिस्कल पॉलिसी कितने टाइप की है? दो टाइप की। एक तो होती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। दोस्तों ये आपने पक्का वर्ड सुने होंगे, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? किसी चीज को बढ़ाना, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है ऐसे एक तरीके से सिकुड़ना, ठीक है, छोटा करना, कम करना, है ना, ठीक है। तो एक्सपेंशन मतलब कोई चीज फैल रही है, और कोई चीज छोटी हो रही है, सिकुड़ रही है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। तो ये दो तरीके की फिस्कल पॉलिसी होती है। इसका क्या मतलब है? अगर कोई गवर्नमेंट बोल रही है कि हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट का फोकस क्या है? मार्केट में डिमांड को बढ़ाना, डिमांड को मार्केट में बढ़ाना। डिमांड मार्केट में कैसे बढ़ेगी? जब लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, ठीक है। तो लोगों के हाथ में पैसा कैसे जाएगा? तो गवर्नमेंट या तो टैक्स को कम कर देगी। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स को कम कर दिया, टैक्स रेट कम कर दी, तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा बचेगा, कम बचेगा? सर ज्यादा बचेगा। या फिर गवर्नमेंट ने जो खर्चे थे, गवर्नमेंट ने खुद के खर्चे जो थे, खुद के खर्चे, ध्यान रखना, गवर्नमेंट के खुद के एक्सपेंसेस क्या कर दिए? बढ़ा दिए। आप बताओ मुझे, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, लोगों से टैक्स लेना कम कर दिया, तो मार्केट में पैसा ज्यादा बचेगा, कम बचेगा? तो सर मार्केट में जो पैसा है वो ज्यादा बचेगा, है ना, बढ़ जाएगा। तो उसे अपन बोलते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। सर अगर गवर्नमेंट ने खुद का खर्चा बढ़ा दिया, गवर्नमेंट पहले 100 रुपए का खर्चा करती थी मार्केट के अंदर, अब गवर्नमेंट ने 150 रुपए का खर्चा किया, तो उससे बताओ क्या होगा? मार्केट में जो पैसा है वो बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से भी क्या होता है? जो फिस्कल पॉलिसी है वो एक्सपेंशनरी जा रही है, तो मतलब मार्केट में जो है लोगों के पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट जैसे रोड बनाती है, डैम बनाती है, अगर ये ज्यादा बनाना चालू कर दे, बहुत सारे बनाना चालू कर दे, तो मार्केट में पैसा आएगा, नहीं आएगा? मार्केट में पैसा आने से क्या होगा? लोगों के पास जब पैसा आता है तो लोग उससे बाजार में चीजें खरीदते हैं जाके, है ना। आज आपके पास अगर जेब में पैसा होगा तो आप कुछ चीज खरीद सकते हो बाजार से, है ना, कुछ भी खरीद सकते हो। तो आपकी डिमांड, तो इससे क्या होगा? अगर पैसा बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। इसे बोलते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। थोड़ा आराम आराम समझना, ये क्या है? इकोनॉमिक्स, कोर इकोनॉमिक्स वाले कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिंपल, बहुत बहुत सिंपल होते हैं ये। अब कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? जब गवर्नमेंट क्या करे? इसका उल्टा, गवर्नमेंट को मार्केट में जो डिमांड है वो कम करनी है, ठीक है। जो चीजों की जो डिमांड, इसे अच्छा, इसे इनको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, है ना। अगर आप कोचिंग वगैरह ले रहे होंगे या ली होगी आपने इकोनॉमिक्स की, तो आपके टीचर ने बताया होगा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब इकट्ठी डिमांड। भाई केवल अपन एक जने की बात नहीं कर रहे ना, एक जने की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं माइक्रो, और पूरे इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं मैक्रो, ठीक है। तो अपन एग्रीगेट डिमांड अगर क्या करनी है? कम करनी है, तो कौन सी पॉलिसी यूज करते हैं? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसके अंदर क्या करते हैं अपन? या तो सरकार टैक्स को बढ़ा देती है, या खुद के जो खर्चे हैं उसको कम कर देती है। सर अगर सरकार ने टैक्स बढ़ाया तो उससे क्या होगा? टैक्स बढ़ाया, अब सोचो आपसे अगर गवर्नमेंट आपकी सैलरी आई और पूरा टैक्स ले गई, तो आपके पास पैसे बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे। तो आप बाजार में खर्चा कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फिर डिमांड क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। ऐसे सरकार ने सबके साथ कर दिया तो पूरे मार्केट में जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है? सरकार जो है पहले बहुत ज्यादा खर्चा कर रही थी डैम बनाने पे, ब्रिज बनाने पे, रोड बनाने पे, हाईवे बनाने पे। अब सरकार ने जो खर्चा है उसको कम कर दिया, तो उससे क्या होगा? आपके पास जो पैसे हैं, ठीक है भाई, गवर्नमेंट जब पैसा खर्च करती है तभी तो मार्केट में फ्लो होता है पैसे का, ठीक है। अब
वो पैसा आएगा ही नहीं मार्केट के अंदर। तो मार्केट में जब पैसा नहीं आएगा तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर कुल मिला के जो डिमांड है वो अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा सर, आप ये बताओ जरा, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कब यूज करते हैं? अब आप बिल्कुल ध्यान से समझना अच्छी तरीके से। जब है ना मार्केट सुस्त पड़ा हो। सुस्त मतलब क्या होता है? एक चीज देखो आप, है ना, ये ग्राफ होते हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में थोड़े से ग्राफ आते हैं, ठीक है, अगर एग्जाम में बना के जाएंगे तो अच्छा इंपैक्ट जाता है। ये ग्राफ होता है बिजनेस साइकिल का, ठीक है। बिजनेस साइकिल क्या बोलते हैं? इकोनॉमी के अंदर पहले क्या है, जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, ऊपर तक पहुंच गई बिल्कुल, है ना, तो इसे बोलते हैं बूम, ठीक है। इकोनॉमी गिर रही है गिर रही है गिर रही है, डिमांड मार्केट में गिर रही है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? रिसेशन। और जब पूरी गिर जाएगी, डिमांड बहुत कम हो जाएगी, तो फिर सबसे जब नीचे हो जाएगी तो उसे बोलेंगे डिप्रेशन, ठीक है। और फिर जब नीचे गिर जाएगी तो वापस से कभी ना कभी उठेगी, तो जब वो उठेगी तो इधर आ जाओ, उठ रही है वापस से, तो इसे बोलते हैं रिकवरी। आपने कभी सुना होगा दोस्तों, कई लोग कहते हैं अभी तो देश में मंदी का दौर चल रहा है, ठीक है, तो मंदी मतलब क्या होता है? रिसेशन। जब वो मंदी बिल्कुल खतरनाक स्तर पे पहुंच जाए, ठीक है, मतलब कोई भी मार्केट में पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, किसी के पास भी पैसे नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। आपको याद है दोस्तों डिमोनेटाइजेशन वाले दिन क्या हुआ था? डिमोनेटाइजेशन के बाद डिमांड जो है वो बढ़ी थी या कम हो गई थी? डिमोनेटाइजेशन के बाद गुड्स की डिमांड, बाजार में जो चीजें बिकती है उसकी डिमांड बढ़ी या कम हो गई? सर कम हो गई थी। क्यों कम हो गई थी? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था खर्च करने के लिए, ठीक है। तो करीबन 1.5-2 महीने तक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी प्रॉब्लम थी, मतलब पैसा ही खत्म हो गया। अब किसी के पास पैसा ही नहीं है, तो फिर वो पैसा कैसे खर्च करेगा? तो वो पैसा केवल किस लिए खर्च कर रहा था? बहुत ही जरूरी चीजों पे खर्च कर रहा था, ठीक है। तो रिकवरी मतलब क्या होता है? रिकवरी मतलब जब इकोनॉमी सुधरती है, उसके हालात सुधरते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? रिकवरी, ठीक है। जब वो बिल्कुल हाईएस्ट हालात पहुंच जाते हैं, जैसे अभी चाइना है, चाइना की इकोनॉमी इस टाइम पे आप कह सकते हो बूम पे है, ठीक है। अब तो वैसे चाइना थोड़ा नीचे जाने लग गया दोबारा से, ठीक है। तो अगर मान लो इकोनॉमी जब नीचे जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे? रिसेशन, ठीक है। अब जैसे ये जो इकोनॉमी है यूरोप वगैरह की, ये रिसेशन के दौर से निकल रही है अभी, ठीक है। यूरोप आपने सुना होगा, जैसे 2011 के आसपास कई कंट्रीज थे यूरोप के जिन्हें बोलते थे पिक्स कंट्री, PIGS, है ना। कौन कौन से थे इसमें से? पोर्तुगल, इटली, ग्रीस और स्पेन, ठीक है। इनकी इकोनॉमी पूरी खत्म हो गई थी, तो ये क्या है? डिप्रेशन में चले गए थे धीरे 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 धीरे। और ऐसा हुआ क्यों था? क्योंकि 2007 में लेमैन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ था यूएसए के अंदर। तो यूएस की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आने की वजह से इन 4-5 कंट्री या यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज पे इम्पैक्ट आया था, इन चारों कंट्री पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया था, ठीक है। फिर इनको दिवालिया ही, ग्रीस तो आपको पता है कि पूरा दिवालिया ही घोषित हो गया था, फिर इसकी मदद करी थी कंट्रीज ने। तो समझ में आ गया ये क्या है? ऐसी सिचुएशन होती है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कब यूज करी जाती है? बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। जब क्या है, मार्केट के अंदर डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, और आपको उसको क्या करना है? बढ़ाना है। तो डिमांड बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? मार्केट में पैसा चाहिए। तो पैसा कौन लगाएगा भाई? पैसा लगाएगी सरकार। सरकार कैसे लगाएगी? सरकार दो काम करेगी, या तो टैक्स को कम कर दो, या फिर क्या कर दो, गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा देगी। गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाएगी तो लोगों के पास पैसे जाएंगे, लोगों के पास पैसे जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं? उन पैसों का मार्केट में सामान खरीदते हैं। सामान खरीदते हैं तो मार्केट के अंदर हलचल पैदा होती है, ठीक है, और फिर वो चीज़ कहलाती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। डिमांड बढ़ेगी ना, डिमांड बढ़ेगी तो लोग अपना प्रोडक्शन करेंगे। जो बिजनेसमैन होंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर लोग आ गए सामान खरीदने, तो अब वो प्रोडक्शन चालू करेंगे। प्रोडक्शन चालू करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, ठीक है। इस तरीके से पूरी इकोनॉमी घूमती है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, मार्केट में जबरदस्त डिमांड है, ठीक है, इतनी ज्यादा डिमांड है कि सामान जो है वो बहुत कम है और लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? मार्केट के अंदर महंगाई आ जाती है, ठीक है।
मतलब मार्केट के अंदर किसका दौर चल रहा है? इन्फ्लेशन का। वही अगर आप मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा चल रही है तो मतलब इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है। हर कोई आदमी अपनी जेब में खूब सारे पैसे लेके घूम रहा है, हर कोई आदमी अमीर है, हर कोई आदमी सामान खरीदने के लिए तैयार है। सामान की शॉर्टेज है, ठीक है, लेकिन पैसे की शॉर्टेज नहीं है। तो उससे क्या होगा? मार्केट में महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई बढ़ती है तो अब गवर्नमेंट को क्या करना है? लोगों के हाथ से उनका पैसा छीनना है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी छीनने के लिए? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज़ करेगी। उसके लिए जो डिमांड है उसको कम करने की कोशिश करेगी। कैसे करेगी डिमांड को कम? या तो टैक्स की रेट को बढ़ा देगी। अगर आपसे टैक्स की रेट गवर्नमेंट बढ़ा देगी तो फिर क्या होगा? आप टैक्स गवर्नमेंट को ज़्यादा दोगे, फिर आपके पास पैसे कम बचेंगे। आपके पास पैसे कम बचेंगे तो फिर आप ज़्यादा माल खरीद, फिर वो डिमोनेटाइजेशन वाली स्थिति याद करो, है ना, जो नोटबंदी वाली हुई थी। या फिर गवर्नमेंट अपने खर्चे जो कर रही थी पहले वो कम कर देगी, उससे भी मार्केट के अंदर पैसे का फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आएगा? अब ये दोनों अपन को एक तो ये याद रखना है, ये पूरी कहानी याद रखनी है। ये पूरी कहानी पूरे इकोनॉमिक्स में काम आती है, ठीक है। ये डायग्राम बना लेना भाई, ये डायग्राम आपके एग्जाम में कई जगहों पे लिख देना, है ना, बना देना, तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। अब सर अपन आगे क्या पढ़ेंगे? अब दोस्तों अपन को कुछ टर्म्स जानने हैं, जैसे फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, या फिर इफेक्टिव फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो ऐसे कुछ टर्म्स जानने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? उससे पहले कुछ वर्ड्स का मीनिंग समझना पड़ेगा, ठीक है, कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ से है और पैसा जाता कहाँ है ना। तो देखो, एक होते हैं कैपिटल बजट। बजट के दो पार्ट होते हैं। अभी बताया था ना मैंने आपको, आजकल गवर्नमेंट जो है वो बजट के अंदर खर्चों को कैसे डिवाइड करती है? कैपिटल खर्चे और रेवेन्यू खर्चे। और जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट को उसको भी इसी तरीके से डिवाइड करती है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो दो तरीके का बजट होता है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। अच्छा, पहली बात तो ये भी आपको, ये तो खैर आपको पता ही होगा वैसे तो, कि बजट शब्द अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट इस तरीके से मेंशन्ड है, और इसका आर्टिकल है 112, ठीक है। अब कैपिटल बजट क्या होता है? कैपिटल बजट मतलब दो टाइप का है, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे ही रेवेन्यू बजट भी दो टाइप के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है दोस्तों। ये नोट्स बनाते रहना हैंड टू हैंड ही, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी रिवाइज करने में। सर ये बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब आप एक बात समझो बिल्कुल अच्छी तरीके से ना, अभी लिखना विखना बंद कर दो, एक बार देखो जरा ना। कैपिटल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट जब कोई खर्चा या कोई इनकम असेट या लाइबिलिटी पे प्रभाव डालती है। जब कोई खर्चा या इनकम असेट या लाइबिलिटी पे इफेक्ट डालती है तो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसिप्ट। सर थोड़ा अच्छे से समझाओ, क्या असेट क्या होती है? असेट मतलब संपत्ति, अपन जानते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास कैश पड़ा है तो आपकी वो संपत्ति है, ठीक है। आपके पास आपका घर है, सोना है, गोल्ड है आपके घर पे, आपने शेयर खरीद रखे हैं किसी कंपनी के, तो ये सब आपके पास वॉशिंग मशीन, टीवी वगैरह, ये सब आपकी असेट है। लाइबिलिटी क्या होती है सर? लाइबिलिटी मतलब दायित्व। जैसे आपने लोन ले रखा है कहीं से, ठीक है, आपने EMI आपने लोन ले रखा है और उसके बाद आपने घर खरीदा है लोन लेके या घर बनवाया है, तो वो लोन क्या है? आपकी लाइबिलिटी है, और घर क्या है? आपकी असेट है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर सर क्या होता है? अगर कोई एक्सपेंडिचर आपकी असेट को बढ़ा दे या फिर आपकी लाइबिलिटी को कम कर दे, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर।
या तो कोई खर्चा आपका कोई खर्चा आपकी संपत्ति बढ़ा दे या दायित्व कम कर दे, तो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर एग्जांपल दो। आपने सपोज करो एक घर खरीदा, ठीक है? तो घर खरीदा तो वो बताओ घर असेट है या नहीं है? है। तो घर खरीदना कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने गोल्ड खरीदा, ठीक है, सोना, उसमें निवेश किया, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, तो ये सब क्या है? असेट क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए वो कौन सा खर्चा है? कैपिटल खर्चा है, ठीक है? सर लाइबिलिटी का क्या चक्कर है? आपका एक लोन चल रहा है, बैंक से आपने लोन ले रखा है, एक दिन आपके पास पैसा आया और आपने वो लोन चुका दिया, ठीक है, या थोड़ा बहुत लोन चुका दिया, हर महीने लोन चुकाते जा रहे हो, तो जैसे जैसे लोन चुका रहे हो तो लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी कम हो रही है तो इसका मतलब कौन सा खर्चा है? ये कैपिटल खर्चा है, ठीक है? सर ये कैपिटल खर्चे किस नेचर के होते हैं? कैपिटल खर्चे बहुत अच्छे नेचर के होते हैं, प्रोडक्टिव नेचर के होते हैं। जब कोई व्यक्ति कैपिटल खर्चे करता है तो वो अच्छा माना जाता है, ठीक है? अगर आप घर बना रहे हो खुद के लिए, रहने के लिए, तो अच्छी बात है। सर जरा रेवेन्यू खर्चे के बारे में भी बताओ। सुनो, रेवेन्यू खर्चे वो खर्चे होते हैं जिनका असेट और लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है? ना तो उसका असेट से लेना देना है, ना लायबिलिटी से लेना देना है, ठीक है? ये खर्चे ज्यादातर शॉर्ट टर्म खर्चे होते हैं। ये ज्यादातर कंजम्पशन के लिए होते हैं। अब आप डेली खाना खा रहे हो, है ना? डेली खाना खा रहे हो तो वो कौन सा खर्चा है बताओ? रेवेन्यू खर्चा है। आप बाइक में पेट्रोल डलवाते हो, वो कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू। पेट्रोल 2 दिन में 1 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन आप बाइक खरीदते हो, मोटरसाइकिल आपने खरीदी, कौन सा खर्चा है? कैपिटल खर्चा। पहले आप खुद के हिसाब से समझो, उसके बाद फिर आप सरकार के हिसाब से समझो, तब समझ में आएगा, है ना? ठीक है, तो रेवेन्यू खर्चे के एग्जाम्पल समझ में आ गए कि रेवेन्यू, जैसे आपने बाइक में पेट्रोल डलवाया। अब सपोज करो आप क्या करते हो, ये मैं मार्कर लेके आया है ना, ठीक है, ये मार्कर 15-20 दिन चलता है, 1-2 महीने चलता है, उसके बाद इसकी लाइफ खत्म है ना? तो ये कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू खर्चा है। लेकिन ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, ये क्या है? ये कई साल तक चलेगा, तो ये कौन सा खर्चा है? कैपिटल खर्चा है। कैपिटल खर्चे लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। इसने क्या पैदा करी? एक संपत्ति। ये व्हाइट बोर्ड क्या है? संपत्ति है, ठीक है? अच्छा, तो सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा अच्छे एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कोई बिजनेसमैन ये, या फिर आप खुद के लिए भी यही खर्चे करोगे। अब जैसे आप घूमने जा रहे हो, सपोज करो, ठीक है, आप घूमने जा रहे हो, आप शिमला जा रहे हो, मनाली जा रहे हो, आपने बोला यार बर्फ़ पड़ी है, जम्मू कश्मीर चलते हैं, मनाली चलते हैं, शिमला विमला सब जगह चलते हैं ना, ठीक है? तो आप बताओ कौन सा खर्चा कर रहे हो? ये रेवेन्यू खर्चा, क्योंकि आप 4-5 दिन जाओगे वहाँ पे, घूमोगे, फिर उसके बाद उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है? 4-5 दिन के अंदर वो मजा आएगा, वो अलग चीज़ है, ठीक है? 4-5 दिन का वो बेनिफिट है टोटल। सर कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या होता है? पैसा आना, ठीक है? एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जाना। अब वही बात, अगर कोई असेट क्या है, कम हो रही है या लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। सर असेट कैसे कम हो रही है? अब जैसे आपने घर खरीदा था तो कौन सा खर्चा था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपने वो घर बेच दिया, तो वो कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। सर कोई और एग्जांपल दो। आपके पास गोल्ड रखा था, ठीक है, आपने गोल्ड को बेच दिया, तो वो कौन सा रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। क्या बेच रहे हो आप? असेट को बेच रहे हो ना, इसलिए मैंने व्हाइट बोर्ड बेच दिया कभी, तो ये क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। सर लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब, या तो ये असेट कम हो जाए या लाइबिलिटी बढ़ जाए। लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब मैंने लोन ले लिया, अब मैंने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन लिया तो वो लोन क्या है बताओ? कैपिटल रिसिप्ट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है इससे, ठीक है? सर रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बताओ। वही जिसका असेट और लाइबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, तो वो क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। ना तो वो आपकी कोई असेट को जनरेट कर रहा है और ना वो आपकी लाइबिलिटी को कुछ
मतलब कोई असेट और लाइबिलिटी से कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे आप नौकरी करते हो, आपको सैलरी मिल रही है, अब सैलरी मिलती है, नौकरी कर रहे हो, तो बताओ सैलरी मिल रही है तो आपकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है क्या इससे? नहीं सर, लाइबिलिटी थोड़ा क्रिएट हो रही है। क्या आपको वो सैलरी वापस चुकानी है किसी को? नहीं चुकानी है, ठीक है। आप बात करो जैसे अब आपको ना सैलरी के अलावा सपोज करो रेंट मिल रहा है कहीं से, तो आपको किराया मिल रहा है, तो आपको किराया वापस किसी को चुकाना पड़ेगा जो आपने लिया है किससे। आप खुद का है वो अमाउंट, कोई लाइबिलिटी थोड़ी है। आप ऐसा थोड़ा कहोगे मुझे पैसा मिला है तो मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, नहीं क्रिएट हो रही है आपकी लाइबिलिटी, ठीक है। समझ में आया? तो वापस समझ लो एक बार पूरा का पूरा स्टार्टिंग से। कैपिटल खर्चे क्या होते हैं? कैपिटल खर्चे वो कि जो आपकी असेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, या लाइबिलिटी को आपकी कम कर देते हैं। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? जो आपकी असेट को कम कर दे, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पे असेट को सेल कर दिया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आपने असेट को सेल कर दिया, जबकि आप इधर असेट को क्या कर रहे थे, परचेज कर रहे थे, है ना, सही है। इधर आपने लोन को चुका दिया, यहाँ पे लाइबिलिटी क्या कर रहे हैं आप, कम कैसे हो रही है, रीपे कर दी। यहाँ पे आपने लोन लिया, रेवेन्यू खर्चे मतलब जो खर्चे कंजम्पशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या है, वो रिसिप्ट जो कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती है। सर रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में से अच्छी रिसिप्ट कौन सी है? अब बताओ अच्छी रिसिप्ट कौन सी है? क्या असेट को बेचना अच्छी बात है क्या? नहीं सर, नहीं है, ठीक है। और लाइबिलिटी लेना ज़्यादा अच्छी बात है क्या? अभी अपन लाइबिलिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइबिलिटी लेना अच्छी बात हो सकती है और बुरी बात भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि पर्पस क्या है। अब सपोज करो आप लाइबिलिटी ले रहे हो, लोन ले रहे हो आप बिजनेस चालू करने के लिए, है ना, या बिजनेस में और पैसा डालने के लिए, या घर खरीदने के लिए, तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आप लोन लेके घूमने जा रहे हो बाहर, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो रेवेन्यू, तो लोन लेना कोई गलत बात नहीं है, लोन लेके उसको यूज करने पे डिपेंड करता है कि गलत क्या है उसके अंदर या सही क्या है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट भाई आपको कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही, तो ये अच्छी चीज है। समझ में आ गया? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा है और रेवेन्यू रिसिप्ट अच्छी है, ठीक है। अब सर ये समझ में आ गया हमें, अब आप आगे की बात बताओ, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, वैसे इतना जान लोगे तो भी बहुत है अपने लिए, ना। अब अपन पहले आगे की बात डिस्कस करते हैं। अब सरकार के हिसाब से डिस्कस करते हैं, सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। सरकार क्या करती है? डैम बनाती है, ब्रिज बनाती है, मतलब डेवलपमेंट के काम कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपको पता है सरकार कभी कभार लोन भी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं अपन, है ना। क्या सरकार लोन देती है क्या? हाँ सर बिल्कुल देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट लोन देती है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया स्टेट गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बताओ असेट है लाइबिलिटी है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से सोचो, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से मत सोचो, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लोन क्या है? असेट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लोन का पैसा कभी ना कभी वापस मिलेगा। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी है, ठीक है। एक जने के लिए असेट होती है तो दूसरी जने के लिए वही चीज क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। और सर क्या एग्जांपल दे सकते हो? अब जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया कंट्रीज को बाहर, जैसे नेपाल को दिया लोन, भूटान को दिया लोन, तो वो कौन सा खर्चा है बताओ? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आउटसाइड इंडिया लोन देते ना अपन लोग, तो ये है। तो ज़्यादातर जो डेवलपमेंट वर्क होता है जिसमें कोई एसेट बड़ी क्रिएट हो रही है ना। अब जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के अंदर शेयर खरीद लिए, बताओ इसे क्या बोलते हैं? नेशनलाइजेशन, है ना। इंदिरा गांधी ने किया था ना, 14 बैंक्स का किया था एक साथ 1969 में। क्या किया था उन्होंने? इंदिरा गांधी ने 1969 में 14 बैंक्स के अंदर एक साथ जो है उसको नेशनलाइज कर दिया, मतलब उनके 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लिए। तो वो प्राइवेट बैंक थे, उनको सरकारी बना दिया। क्यों? क्योंकि वो जो लोन है वो बांटने में छोटे छोटे जो व्यापारी होते थे
किसान होते थे उनको आनाकानी करते थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला अब ये बैंक हमारे हैं, ठीक है, हम तुम्हारे शेयर खरीद लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने उनकी हिस्सेदारी खरीद ली, तो इसे बोलते हैं नेशनलाइजेशन करना, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट किसी कंपनी के शेयर खरीदती है तो वो क्या है, कैपिटल खर्चा होता है। ये सरकार के हिसाब से बात है। सरकार की कैपिटल रिसिप्ट क्या है सर? आपको पता है सरकार हमारी क्या लेती रहती है, लोन लेती रहती है, ठीक है। तो लोन टेकन। सर इंडियन गवर्नमेंट कहाँ से लोन लेती है? कई बार दूसरी कंट्रीज से लोन लेती है, कई बार अपन लोन लेते हैं आईएमएफ से, कई बार लोन लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में? आईएमएफ से लोन लेते हैं जब बीओपी क्राइसिस आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पढ़ेंगे बाद में क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर आएगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं डेवलपमेंट काम के लिए, ना, डेवलपमेंट कार्य के लिए जब लोन लेते हैं तो वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, और जब कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है तो आईएमएफ से लोन लेते हैं। ये फर्क होता है आईएमएफ में और वर्ल्ड बैंक में। दोनों लोन देती है ना, दोनों का, लेकिन जो पर्पस है वो अलग है, ठीक है, लोन देने का। सर गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? बहुत सारा होता है। गवर्नमेंट, पता है सबसे बड़ा गवर्नमेंट का खर्चा क्या है आज की तारीख में? ब्याज। हमारी गवर्नमेंट ने इतना सारा लोन ले रखा है कि गवर्नमेंट का हर साल 5 लाख करोड़ रुपए का प्रॉक्स ब्याज जाता है। सोचो आप, मतलब गवर्नमेंट इतना मोटा ब्याज पे करती है। तो ब्याज कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू खर्चा है, ठीक है। हमने जगह जगह से, बहुत सारी जगहों से लोन ले रखा है। इसी के लिए अपन पढ़ेंगे FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट, है ना, 2003 के अंदर आया था ये। फिर इंटरेस्ट खर्चा हो गया। गवर्नमेंट पेंशन देती है अपने एम्प्लॉयज़ जो रिटायर हो जाते हैं, गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है जो लोग काम कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है बहुत सारी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देती है, ठीक है। अपन ने पॉलिटी के अंदर पढ़ा है ग्रांट का कॉन्सेप्ट, है ना। अपने 14th फाइनेंस कमीशन है उसके अंदर अपन देखेंगे ग्रांट मतलब, और डिटेल में समझेंगे। तो इंटरेस्ट, पेंशन, सैलरी, सब्सिडी, ग्रांट, ये सब कोई असेट थोड़े क्रिएट कर रही हैं चीज़ें। अब गवर्नमेंट फर्टिलाइजर खरीदने पे सब्सिडी देती है किसानों को, तो उससे कोई असेट थोड़े जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। सर रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जांपल दो। दोस्तों रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार की दो तरह की होती है, एक तो टैक्स रिसिप्ट होती है और एक नॉन टैक्स होती है। टैक्स अपन जानते हैं अब कितने तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या था? इनकम टैक्स है, ठीक है, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है? कस्टम्स और जीएसटी। सर नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होती है सरकार की, ये भी बताओ जरा। जैसे जिस तरीके से हम लोग लोन लेते हैं उस तरीके से हमने बहुत सारी जगहों को लोन दे भी रखा है। तो जब अपन लोन देते हैं तो अपन को क्या मिलता है? उधर से ब्याज मिलता है। तो जो ब्याज की आमदनी होती है, इनकम होता है, वो क्या है? नॉन टैक्स रिसिप्ट, ठीक है। भाई ब्याज की आमदनी हो गई, क्या उसको अपन को वापस उसको देना पड़ेगा क्या? नहीं, ये तो हमारी है, अनकंडीशनली हमारी है, हम इसको जैसे चाहें वैसे यूज़ करें, ठीक है। इससे कोई लाइबिलिटी वगैरह थोड़ी ना क्रिएट हो रही है। तो ये इंटरेस्ट जो रिसीव होता है ये क्या है? अपनी नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है। अब अपन ने डिस्कस किया था गवर्नमेंट जो है बहुत सारी सेवाएं देती है, उसके लिए क्या चार्ज करती है? लोगों से फीस लेती है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है तो इन सब के जो गवर्नमेंट ने पैसे लिए लोगों से, और भी बहुत सारी रिसिप्ट है यार। जैसे पेनल्टीज, गवर्नमेंट पेनल्टीज लेती है, फाइन्स लेती है, गवर्नमेंट डिविडेंड लेती है। अब ये गवर्नमेंट ने देखो आप क्या कर रखा है, अब नेशनलाइजेशन, मतलब बहुत सारी कंपनी के अंदर गवर्नमेंट ने शेयर्स खरीद रखे हैं। तो उन कंपनीज को अपन क्या बोलते हैं बताओ? PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसे अपन बोलते हैं सरकारी उपक्रम, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल लो, भेल, गेल, है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब सरकारी कंपनियां हैं, कोल इंडिया लिमिटेड, ONGC। अब इनके अंदर जब शेयर खरीदे थे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था। इनसे ना ये लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं, इनसे अपन को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड अपन ने डिस्कस किया था, लाभांश होता है, ठीक है। जब कोई पर्सन प्रॉफिट कमाता है तो फिर उस तरह से अपन को डिविडेंड मिलता है।
क्योंकि गवर्नमेंट ने हिस्सेदारी खरीद रखी है ना इनकी। अभी आपको पता है आरबीआई से डिविडेंड के ऊपर कितना ज़्यादा इशू चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का और आरबीआई का, ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है कि आरबीआई से ज़्यादा डिविडेंड मिल जाए लेकिन आरबीआई मना कर रही है, नहीं देंगे भाई, ठीक है। तो ये सारे क्या है, नॉन टैक्स रिसिप्ट है, इतना अपन को पता होना चाहिए। क्लियर क्या? अब जैसे आजकल है ना, पता है गवर्नमेंट ना अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट किधर जाता है, कौन सी रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट जो है सरकारी कंपनियों में अपने शेयर्स बेचने की तैयारी कर रही है। जैसे एयर इंडिया में है ना, एयर इंडिया में गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि अपने शेयर्स को बेचना, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एयर इंडिया के अंदर एफडीआई ओपन कर दिया। आपको पता है कि एयर इंडिया में एफडीआई ओपन है, ठीक है। तो अपन एफडीआई पढ़ेंगे जब अपन एफडीआई के बाद एक्सटर्नल सेक्टर डिस्कस करेंगे। तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट अपने हिस्सेदारी किसी कंपनी में बेच रही है, ठीक है। तो ये आजकल चल रहा है। तो सोचो आप, ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि पहले जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी उन पे गवर्नमेंट निवेश करती थी बहुत सारा 1991 तक, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि गवर्नमेंट जो है 1991 के बाद ज़्यादातर डिसइन्वेस्टमेंट में जारी है, मतलब अपने जो पीएसयू हैं उनके अंदर से अपना पैसा वापस निकाल रही है। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे जब अपन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे। ये आईएएस लाइक क्वेश्चन है, मतलब अच्छा अपने आरपीएससी में भी आ सकता है। क्लियर? ये मिटा दूं। अब अपन को ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब मैं आपसे कुछ अब और भी अपन कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं, कुछ शब्दों के बारे में पढ़ते हैं जो अपने मेंस के अंदर 2-2, 5-5 नंबर में आ सकते हैं और प्री के अंदर तो ये पूछते ही रहते हैं, बहुत कॉमन है। सबसे पहला शब्द डिस्कस करते हैं दोस्तों अपन, रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिसिट मतलब क्या होता है, घाटा, ठीक है, नुकसान, ठीक है। तो डेफिसिट मतलब कमी, किसी भी चीज की कमी या घाटे को अपन क्या बोलते हैं, डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। अपन कौन से डेफिसिट की बात कर रहे हैं अभी, रेवेन्यू डेफिसिट। सर क्या हुआ ये रेवेन्यू डेफिसिट मतलब, देखो भाई, सरकार के रेवेन्यू खर्चे में से सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर दो, तो उसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब सरकार जो है वो 100 रुपये खर्चा कर रही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और सरकार की 80 रुपये की क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। खर्चा ज़्यादा, इनकम कम, आमदनी 98, खर्चा रुपया, ठीक है। तो कितने रुपए का नुकसान हो गया यहाँ पे, 20 रुपये का। इस नुकसान को अपन बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। अब आप मेरे को दोस्तों ये बताओ, ये रेवेन्यू डेफिसिट अच्छी बात है या खराब बात है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल, फिर आपको एफआरपीएम एक्ट जो है अगला टॉपिक वो समझ में आएगा, अदरवाइज तो फिर मजा नहीं आएगा आपको पढ़ने में, फिर तो रटोगे आप। देखो भाई, आप अपने ऊपर लेके देखो इस बात को ना, आप कहीं पे नौकरी करते हो, आप नौकरी करके हर महीने आपकी इनकम जो है ना नौकरी की, आप जो नौकरी करते हो उसकी हर महीने आपकी सैलरी जो है वो 20,000 रुपये महीना है, ठीक है। 20,000 रुपये आपकी सैलरी है। आप हर महीने क्या करते हो, लेकिन खर्चा कर रहे हो 25,000 का। खर्चा भी किस में कर रहे हो पता है, आप घूमने जा रहे हो हर महीने, अच्छा खाना खाने जा रहे हो, होटल में जा रहे हो, ठीक है, और पार्टियां कर रहे हो बढ़िया, इस तरीके से काम कर रहे हो आप, कपड़े लेके आ रहे हो, खाने पीने, ये सब चीजें कर रहे हो, और आपकी इनकम कितनी है, 20,000 है। तो सर ये 5,000 आएंगे कहाँ से हमारे पास, आप बताओ कहाँ से आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 5,000 हम लेंगे लोन, क्या लेंगे, लोन देंगे, ठीक है। बताओ ये चीज अच्छी है या खराब है। सर ये चीज तो खराब है, बिल्कुल खराब है।
हम कंजम्पशन, मतलब रेवेन्यू खर्चा क्या होता है बताओ? कंजम्पशन करना। हम कंजम्पशन के लिए लोन ले रहे हैं, ठीक है। हम 100 रुपये खर्चा कर रहे हैं, हमारी इनकम कितनी है? 80 रुपये, और हम 20 रुपये का क्या ले रहे हैं? उस खर्चा करने के लिए लोन ले रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा 1 महीने हो, 2 महीने हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा अगर हर महीने हो तो क्या है? दिक्कत है, बहुत बड़ी, है ना। आपको लगता है या नहीं है दिक्कत है? सोचो आप हर महीने क्या कर रहे हो? आपकी इनकम कम है और आप हर महीने क्या कर रहे हो? खर्चा दबा के कर रहे हो, और खर्चा भी ऐसे काम पे कर रहे हो जो अनप्रोडक्टिव काम है, जिससे कोई फ्यूचर में फायदा नहीं होता। मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उससे असेट क्रिएट होती है। असेट प्रोडक्टिव असेट होती है। प्रोडक्टिव असेट मतलब उस असेट से फ्यूचर में मुझे क्या मिलती है? इनकम मिलती है। आज पैसे लगाऊंगा तो फ्यूचर में इनकम मिलेगी, तो उसके लिए लोन लूंगा तो भी मेरे को दिक्कत नहीं है कोई, ठीक है। सपोज करो मुझे टोल प्लाजा लगाना है, ठीक है, और टोल प्लाजा लगाने की एक हाईवे बनाना है। हाईवे बना के मेरे को पता है कि हाईवे जब बन जाएगा तो मैं टोल लगा के उस पर टैक्स कलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आराम से मेरे को टैक्स मिलेगा, बस मुझे हाईवे बनाने के लिए पैसे चाहिए। तो मैंने अगर लोन लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने लोन किसके लिए लिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। लिया ना, क्योंकि वो जो रोड हाईवे बनेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उससे बहुत टाइम तक मेरे को इनकम मिलेगी, तो वो प्रोडक्टिव चीज है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? जब मैं किस लिए लोन लेता हूँ? अनप्रोडक्टिव चीज के लिए लोन लेता हूँ, रेवेन्यू खर्चे के लिए लोन लेता हूँ, कंजम्पशन के लिए लोन ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत है, ये लोन बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इसी वजह से जो FRBM एक्ट है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट, जो 2003 में आया था, वो बोलता है क्या? कि रेवेन्यू डेफिसिट दोस्तों कितना होना चाहिए सरकार का? 0। कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0 क्यों होना चाहिए? समझ में आ गया क्या? क्योंकि सरकार को अपने रेवेन्यू खर्चे बढ़ाने नहीं चाहिए रेवेन्यू रिसिप्ट से, ठीक है। आपको करना क्या है? अगर खर्चे बढ़ाने भी हैं तो कौन से बढ़ाओ? कैपिटल खर्चे बढ़ाओ, प्रोडक्टिव खर्चे बढ़ाओ, ठीक है। रेवेन्यू खर्चे कम से कम करो, ठीक है, जो जरूरी है वही करो, ठीक है, और रेवेन्यू रिसिप्ट को बढ़ाओ। समझ में आया? और खर्चे क्या करो? इधर कम करो, ठीक है। वही आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये बात है, समझ में आ गया? रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब होता है, ठीक है। और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कौन कहता है? FRBM एक्ट कहता है, ठीक है। अभी है कितना वो अपन डिस्कस करेंगे बाद में। अब अपन आते हैं, एक होता है फिस्कल डेफिसिट। दोस्तों ये अपन को केवल फॉर्मूला याद नहीं रखना, अपन को इसके अंदर की स्पिरिट समझनी है, इसके अंदर आत्मा समझनी है कि भाई ये है क्या चीज है ना। फॉर्मूला तो हर कोई याद कर सकता है, फॉर्मूला याद करने में क्या है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला जब अपन लिखते हैं और कुछ भी नहीं लिखेंगे तो अपना आंसर सब स्टैंडर्ड होता है। इवन ऐसी चीजें इंटरव्यूज में ही पूछते हैं। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो और आपको अगर ये चीजें नहीं पता तो आपके लिए वो केवल फिगर है, ठीक है। आप पढ़ रहे हो इकोनॉमिक सर्वे और उसमें लिखा है रेवेन्यू डेफिसिट 2%, ठीक है, इतना लिखा है, तो आपके लिए वो फिगर है, आपको लगेगा वो फैक्ट है, लेकिन वो है क्या? वो चीज गलत है, क्योंकि अब आपको पता लगा कि हाँ रेवेन्यू डेफिसिट होना गलत है किसी भी कंट्री का, ठीक है, किसी भी सरकार का। फिस्कल डेफिसिट की अपन बात करते हैं, ये बड़ा सुर्खियों में रहता है, ये भी रहता है वैसे तो। इसका मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज है, ठीक है। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, लेकिन फॉर्मूले में कुछ भी मजा नहीं है जब तक अंदर नहीं समझोगे। टोटल रिसिप्ट ऑफ सरकार, ऑफ गवर्नमेंट, बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। और ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग है, ये सबको समझ में आ जाएगा क्योंकि सब बातें हिंदी में हो रही है, ठीक है। अब लिख तो अपन प्योरली हिंदी में
लिख नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, ये गारंटी है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार का खर्चा में से सरकार की रिसिप्ट लेस कर दो। सर कौन सा खर्चे की बात चल रही है? टोटल खर्चे की। सर टोटल खर्चा क्या क्या होता है दोस्तों? अभी अपन ने खर्चे देखे, दो तरह के होते हैं, एक तो कैपिटल खर्चा होता है और कौन सा खर्चा होता है? रेवेन्यू खर्चा होता है। होता ही नहीं होता? तो उन दोनों को जोड़ दो आप, कैपिटल खर्चा और रेवेन्यू खर्चा, इसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। सर टोटल रिसिप्ट मतलब क्या होता है? वही कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। बस इसमें से क्या हटा दो? बोरोइंग्स। ये सर ये क्या किया आपने? अब आप ये बताओ, खुद बताओ, अब आप सोचो ऐसा क्यों, ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता है, इस फॉर्मूले की भावनाएं क्या हैं, आप ये बताओ, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहना चाहता है भाई, ये क्या बताना चाह रहा है? देखो अब आप मेरी बात समझो है ना, इस फॉर्मूले को अब आप मत देखो, 2 मिनट मेरे को देखो आप आराम से ना, और बोर्ड को देखो, जो मैं लिख रहा हूं वो देखना। अब आप एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। एक आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हैं, आपके खुद के पर्सनल, आपने घर खरीदा 10 लाख का, या आप घर खरीदना चाहते हो 10 लाख का, है ना, ये लेते हैं, बजट होता है ना, बजट एस्टिमेट होता है। बजट क्या है? एस्टिमेट। सर हम घर खरीदना चाहते हैं कितने रुपए का? 10 लाख का। बिल्कुल पैसा चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर। और सर हम खाने पीने के अंदर पैसा लगाएंगे, राशन वाशन खाएंगे, ज़्यादा फालतू चीज़ें तो नहीं खाएंगे, लेकिन हमें कम से कम रोटी वोटी तो चाहिए। तो हम साल भर का 1 लाख रुपए का पूरा राशन मान लो पूरे परिवार का हमारा, ठीक है, इसमें स्कूल की फीस वगैरह सब आ गई, एग्जाम्पल ले लो आप। तो हमें कितने रुपए चाहिए सर? 11 लाख। सर ये हाउस जो परचेस किया कौन सा खर्चा होता है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, आपको पता है। आपने ये कंजम्पशन के लिए खर्चा करोगे तो कौन सा खर्चा होता है? ये रेवेन्यू खर्चा होता है। होता है नहीं होता? तो टोटल खर्चा कितना है सर हमारा? सर टोटल खर्चा हमारा 11 लाख है, ये हम ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप। ये आ गया एक्सपेंडिचर पार्ट। मैं पूछ रहा हूं तुम्हारी रिसिप्ट कितनी है, आमदनी कितनी है? आपने कहा सर हमारी नौकरी लग चुकी है और नौकरी में हमें जो सैलरी मिलेगी इस साल वो 9 लाख रुपए मिलेगी, ठीक है। और हम प्लान कर रहे हैं कि हम गोल्ड पड़ा है ना, पर्सनल मतलब इमोशनल मत होना, गोल्ड पड़ा है उसको बेचना है, ठीक है, और हम गोल्ड बेचेंगे, जो अपना पुराना गोल्ड पड़ा है, ठीक है, बहुत सारा गोल्ड रखा है, 70,000 रुपये गोल्ड बेचेंगे। हमें पता है कि हमारी गोल्ड की इकोनॉमी को जरूरत है, कि अगर हम गोल्ड बेचेंगे तो गोल्ड मार्केट में आएगा और उससे फिर हमारा गोल्ड का इंपोर्ट कम होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, ठीक है। तो 9 लाख रुपए तो हमारी सैलरी है, 70,000 का हम गोल्ड बेचेंगे, है ना। सर ये जो 9 लाख की सैलरी है ये कौन सी रिसिप्ट होती है बताना तो जरा? रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, क्योंकि ये जब आपको हासिल हो जाएगी तो आपको किसी को चुकाना थोड़ा है इसका पैसा, ठीक है। और ये कैपिटल रिसिप्ट होती है, गोल्ड बेचना मतलब असेट बेच रहे हो आप, गोल्ड बेच रहे हो तो मतलब सर हमारे पास कितने रुपए का जुगाड़ हो चुका है? 9,70,000 की प्लानिंग हो चुकी है, ठीक है। खर्चा कितना है? 11 का, 11 माइनस 970 करो, कितना है दोस्तों? 1,30,000। 1,30,000 कम पड़ रहे हैं आपके पास, आपको घर खरीदना है और घर का राशन वाशन का खर्चा चाहिए, 11 लाख रुपए टोटल चाहिए। आपके पास टोटल पैसा कितना आएगा? 970 आएगा, सारे सोर्सेस से मिला के। कितना पैसा कम पड़ रहा है आपके पास? 1,30 का। ये आपका फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है दोस्तों? फिस्कल डेफिसिट वो होता है जितने रुपए का हमें लोन चाहिए, समझो आप बात को, 11 लाख को आपको खर्च करना है,
आपके पास 970 पहले से ही रखा हुआ है ना, तो मतलब 970 का अरेंजमेंट कर लिया आपने, आपको फिर भी कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, 130। लेकिन आपका खर्चा जो प्लान है वो पूरा 11 का है, फिक्स है आपका दिमाग में, घर तो खरीदना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी बात, चाहे कुछ भी कर लें। अब 130 का आपका जो कम पड़ रहा है पैसा, उसके लिए आप क्या करोगे बताओ, लोन लोगे ना, तो यही लोन का अमाउंट क्या कहलाता है, फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। ठीक है सर, आपने यहाँ पे एक्सक्लूड क्यों किया बोरोइंग्स इधर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस बोरोइंग को 130 को और इंक्लूड कर देता, भाई जो लोन लेते हैं अपन वो कौन सी रिसिप्ट है बताना तो जरा, कैपिटल रिसिप्ट है, अगर मैं उसको भी जोड़ देता यहाँ पे 130 और जोड़ देता, ठीक है, तो ये 970 की जगह 11 लाख हो जाता, 11 माइनस 11 जीरो हो जाता। तो अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए कि अपन को लोन कितना लेना है ये पता लगाना है, तो लोन कितना लेना है ये पता लगाने के लिए मुझे कैपिटल रिसिप्ट के अंदर वो लोन वाला अमाउंट जो मैंने लिया लेने की सोच रहा हूं उसको ऐड एक बार के लिए नहीं करना होता। समझ में आया? इसीलिए मैं क्या करता हूं, इसको बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देता हूं। अगर नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा सा रिवाइंड करना और वापस से देखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक अपन को मतलब समझ में नहीं आएंगे चीजों के तो फिर आगे आप फिर ये सब फैक्ट्स हैं, ठीक है, फैक्ट्स याद नहीं रहते हैं ज्यादा टाइम तक जितना कॉन्सेप्ट याद रहता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो टोटल रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे ये जानना था कि मेरे को लोन कितने रुपए का चाहिए। कितने रुपए का लोन चाहिए बताओ जरा, 1,30,000 रुपीज का लोन चाहिए। क्लियर क्या? अब जो है FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, बताना तो जरा, रेवेन्यू डेफिसिट कितना बोल रहा था वो, रेवेन्यू डेफिसिट कितना होना चाहिए सरकार का, 0 होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट कितना कह रहे हैं ये FRBM एक्ट, 3% ऑफ GDP कह रहा है ये, कि फिस्कल डेफिसिट मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 3% ऑफ GDP होना चाहिए। सर इसका क्या मीनिंग है, मीनिंग तो समझाओ। देखो दोस्तों, होता क्या है कि ये जो डेफिसिट का परसेंटेज निकाला होता है, चाहे वो रेवेन्यू डेफिसिट हो चाहे फिस्कल डेफिसिट हो, ये हमेशा GDP पे निकाला जाता है। GDP क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, कभी भी कहीं पे भी लिखा हो 3.2%, 3.3%, 3.5%, तो आप कुछ भी और मत समझ लेना, बस हमेशा क्या होता है, ये हमेशा GDP का परसेंटेज होता है। तो आप कितने रुपए का लोन ले सकते हो, FRBM एक्ट 2003 के हिसाब से 3% ऑफ GDP ले सकते हो लोन, बस इससे आप लोन नहीं ले सकते। ठीक है, ये FRBM एक्ट ने एक तरीके से आप क्या लगो प्रतिबंध लगा दिया आपके लोन लेने पे ज्यादा। ठीक है सर, ऐसा क्यों किया, इसका क्या मतलब है, थोड़ा अपन और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इतना मिटा देता हूं पहले मैं एक बार। पहले तो ये बताओ कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 3% और रेवेन्यू डेफिसिट 0%, इनका रिकंसिलेशन कैसे करेंगे अपन, इसका मतलब इनको दोनों को मिला के देखें तो क्या मतलब निकल रहा है ना, ये पहले समझते हैं अपन। जरा बताना तो, फिस्कल डेफिसिट मैंने क्या बताया था आपको सर, फिस्कल डेफिसिट आपने बताया था कि टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, माइनस टोटल रिसिप्ट, और टोटल रिसिप्ट में क्या एक्सक्लूड कर दिया अपन ने, बोरोइंग्स। कर दिया नहीं किया, बिल्कुल कर दिया। सर टोटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था और कैपिटल एक्सपेंडिचर था। सर टोटल रिसिप्ट कौन कौन सी थी, रेवेन्यू रिसिप्ट थी और कैपिटल रिसिप्ट थी। बस कैपिटल रिसिप्ट में अपन ने बोरोइंग्स को हटा दिया। दोस्तों मैं आपको इसी चीज को अब एक और तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप मेरे को बताना कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा है ना। ठीक है, आपको जो मैं लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, आप बताओ जरा।
जब तक आप इन चीजों को बिल्कुल फॉर्मूले को खोल खोल के नहीं समझोगे ना, तब तक ये क्या है, फिर मजा नहीं आएगा आपको। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कर दूं तो क्या क्या आता है बताओ? रेवेन्यू डेफिसिट आता है ना। एफआरबीएम एक्ट क्या बोल रहा है? रेवेन्यू डेफिसिट कितना होना चाहिए? 0। ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट और एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दूं तो कैपिटल डेफिसिट मत कहना दोस्तों, क्योंकि कैपिटल डेफिसिट नाम का कोई टर्म यूज नहीं करा जाता इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो फिस्कल डेफिसिट का जो फॉर्मूला है, आप मुझे बताओ मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो गलत है क्या इसके अंदर? बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। ठीक है। आप चाहो तो कोई इमेजिनरी फिगर रख के देख लो और आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सेम। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये फिस्कल डेफिसिट 3% और रेवेन्यू डेफिसिट 0, कि रेवेन्यू डेफिसिट तो 0 ये हो गया, और फिस्कल डेफिसिट 3% मतलब आप ये ले सकते हो, है ना। आप अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कर सकते हो, मतलब कुल मिला के आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ा सकते एक लिमिट के बाद, लेकिन आपको क्या बढ़ाने की अलाउड है? कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने का अलाउड है। ठीक है। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर आराम से ज्यादा कर सकते हो। सही है। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, बट वो भी ध्यान रखना एक लिमिट है उसकी भी, 3% ऑफ जीडीपी। ऐसा क्यों कर रखा है, अब अपन इसके बारे में भी समझते हैं। एक बार ये भी देख लेते हैं कि फिस्कल डेफिसिट भी 3% क्यों किया। देखो क्या होता है दोस्तों, अगर कोई कंट्री या कोई पर्सन, आप व्यक्ति हो और आप लोन पे लोन ले जा रहे हो, हर साल आप लोन लेते जा रहे हो, तो बताना जरा ये लोन को चुकाएगा कौन? आपकी फ्यूचर जनरेशन। ठीक है। आज आप हर साल दर साल लोन ले जा रहे हो, तो इस लोन को कौन चुकाएगा? आपकी फ्यूचर जनरेशन चुकाएगी। इसी तरीके से अगर कोई सरकार लोन पे लोन लेती रहेगी, ठीक है, तो उसको चुकाएगा कौन? फ्यूचर जनरेशन चुकाएगी। इसे पता है क्या बोलते हैं? इंटर जनरेशन इक्विटी, इसे बोलते हैं इंटर जनरेशन इक्विटी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को। तो आपको इंटर जनरेशन इक्विटी मेंटेन करनी चाहिए, मतलब फ्यूचर जनरेशन पे लोन का भार नहीं डालना चाहिए। इसीलिए एफआरबीएम एक्ट क्या बोल रहा है? 3% से ज्यादा जीडीपी का आपको फिस्कल डेफिसिट नहीं रखना, मतलब आपके लोन पे लिमिट लगा दी। गवर्नमेंट अगर लोन लेती रहेगी तो इसके दुष्परिणाम जो है करंट इकोनॉमी को तो भुगतने ही पड़ेंगे, साथ में आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी क्या है, इसके बहुत सारे नुकसान भुगतने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, पहली बात, एक और अपन आगे बढ़ने से पहले एक और चीज डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट आखिर लोन लेती कहां से है। ठीक है। अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, जैसे ये फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है? लोन का अमाउंट आ गया सर, इसका मतलब यही तो है, लोन का अमाउंट निकल गया, क्योंकि अपन ने इधर से लोन हटा दिया, तो इससे क्या पता लग रहा है मुझे कितने रुपए का लोन चाहिए। ठीक है। तो अपन अब ये डिस्कस करते हैं कि ये लोन जो है वो आता कहां से है आखिर, है ना। ये सब चीजें समझ में आ गई अपन को। ये ध्यान रखना कि अगर इसको अपन इस तरीके से लिखें तो दोनों ही बातें एक जैसी निकलती है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो हमेशा 0, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट को ये कुछ बढ़ने नहीं देना चाहते। हाँ, बट कैपिटल वाले के अंदर गुंजाइश है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपन को। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता लग गया होगा कि सरकार जानती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करना अच्छा है, किससे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। इसलिए फिस्कल डेफिसिट का परसेंटेज 3% कर रखा है, क्योंकि उसमें लोन लेने के लिए आपको दे रहे हैं गुंजाइश। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार भी जानती है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से कोई फायदा नहीं है, कंजम्पशन ज्यादा करना खराब है। ठीक है, इसलिए अब दोस्तों अपन समझते हैं कि सरकार जो है वो लोन कहां से लेती है। ठीक है, देखो भाई, सरकार के पास दो तरीके हैं। अपन किसकी बात कर रहे हैं? डोमेस्टिक बोरोइंग्स की। सर विदेशों से लोन नहीं लेंगे क्या? भाई विदेशों से क्यों लेंगे अभी अपन लोन? अपने पास पैसे कम पड़ रहे हैं, इंडियन रुपीस, खर्चा जो है वो सारा इंडियन रुपीस में कर रहे हैं अपन। ठीक है, शुरुआत के अंदर पूरा का पूरा। तो अपन को लोन किधर से लेना है? फिलहाल अभी इंडियन रुपीस के अंदर चल रहा है ना, तो वो समझो आप पहले ना। लोन फ्रॉम आरबीआई,
बिल्कुल ध्यान से समझना वही है ना, ठीक है। और मार्केट बोरोइंग, ये दो तरीके हैं लोन लेने के। तीसरा एक्सटर्नल बोरोइंग्स है, वो बिल्कुल अलग ही कहानी है ना। तो एक्सटर्नल बोरोइंग्स को अपन अभी बाद में आएंगे क्योंकि अभी अपन इंडिया की अंदर की बात चल रही है ना। आरबीआई से लोन लेने का क्या मतलब है और आरबीआई से सरकार कैसे लोन लेती है, पहले आप ये भी समझो जरा। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ सिक्योरिटीज जो है किसको गिरवी रख देती है, आरबीआई को। गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटीज किसको दे देती है, आरबीआई को। सिक्योरिटी कोलेटरल रखना बोलते हैं इसको, गिरवी रखना। आरबीआई उसके बदले में सरकार को नए नोट, नई करेंसी प्रिंट करके दे देगी। नई करेंसी के बदले सरकार जो है वो, आरबीआई जो है वो सरकार को दे देगी, ठीक है। और जैसी सरकार के पास पैसा आ गया मतलब लोन आ गया, लोन आ गया मतलब वो फिस्कल डेफिसिट वाला काम हो गया, ठीक है भाई पैसे चाहिए था ना सरकार को, पैसे कम पड़ रहे थे। सर ये वैसे जो सिक्योरिटीज है वो कौन छापता है, आपको एक मजे की बात बताता हूं। अभी हो क्या रहा है, सरकार जो अपन कह रहे हैं सरकार जो है वो आरबीआई को सिक्योरिटी दे रही है, लेकिन मजे की बात यह है कि वो सिक्योरिटी भी खुद आरबीआई प्रिंट करता है सरकार के बिहाफ पे, ठीक है। तो मतलब वो सिक्योरिटी जो सरकार दे रही है ना आरबीआई को, तो वो रियल में देती नहीं है, क्यों? क्योंकि वो आरबीआई ही प्रिंट करता है सरकार के बिहाफ पे, ठीक है। ये मान लो आपके सरकार ने प्रिंट करी है अभी फिलहाल, ठीक है। तो सरकार ने वो सिक्योरिटी दी आरबीआई को और आरबीआई ने नई करेंसी छाप के दे दी सरकार को, और सरकार का काम हो गया काम। अच्छा सब मार्केट बोरोइंग के अंदर क्या है दोस्तों, मार्केट बोरोइंग के अंदर गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी देती है किसको, आरबीआई को। बिल्कुल ध्यान समझना, कहानी वही है। आरबीआई जो है वो सिक्योरिटी खुद प्रिंट करता है। आप ये मान लो कि गवर्नमेंट ने सरकार को सिक्योरिटी दी, आरबीआई अब की बार खुद नए नोट नहीं छापेगा। आरबीआई क्या करेगा, किसके पास जाएगा, कॉमर्शियल बैंक्स के पास, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, है ना। इन बैंक्स के पास जाएगा और इन बैंक को वो सिक्योरिटी गिरवी देगा, ठीक है। सिक्योरिटी गिरवी रखना मतलब होता है कोलेटरल रखना। और पता है आपको, जब आरबीआई सिक्योरिटी कोलेटरल रखेगा कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक उसके बदले क्या दे देंगे आरबीआई को, पैसा दे देंगे, मनी दे देंगे, लोन दे देंगे मतलब। और पता है वो आरबीआई लोन किसको ट्रांसफर कर देगा, गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगा। इस चीज को क्या बोलते हैं, मार्केट बोरोइंग। मार्केट बोरोइंग के अंदर क्या होता है बताओ, गवर्नमेंट किससे बोरो कर रही है पता है आपको, मार्केट से, है ना। यहाँ पे सरकार आरबीआई से उधार नहीं ले रही, बिल्कुल ध्यान से देखो। सरकार यहाँ पे आरबीआई से उधार नहीं ले रही है, आरबीआई से उधार लिया नहीं जा रहा। किससे उधार लिया जा रहा है, सरकार ले रही है उधार किससे, कॉमर्शियल बैंक से। जब सरकार बैंकों से उधार लेती है, कॉमर्शियल बैंक मतलब नॉर्मल जो बैंक है बस, है ना। कमर्शियल बैंक से कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, है ना। जो नॉर्मल बैंक है आरबीआई के अलावा उनसे उधार ले रही है ना। तो जब सरकार जो है बैंकों से उधार लेती है तो पता है उसे क्या बोलते हैं, मार्केट बोरोइंग। क्लियर क्या सर, इन दोनों में क्या और भी क्या फर्क है, सरकार कौन सा रास्ता अपनाती है कौन सा नहीं अपनाती है, थोड़ा और इस पर प्रकाश डालो, इसकी बात करो जरा। लोन फ्रॉम आरबीआई, इससे क्या हुआ पता है, नई करेंसी मार्केट में आ गई या नहीं आई, इससे नई करेंसी मार्केट में आ गई। सर नई करेंसी मार्केट में आने से क्या होता है, मार्केट में, ये मार्केट है, इसमें ये पूरा पैसा पड़ा है, इतना सारा पैसा ही पैसा है पूरा का पूरा। जब आरबीआई ने नई करेंसी प्रिंट कर दी तो ये पैसा बढ़ के ऐसा हो गया, मार्केट में खूब सारा पैसा चला गया, नया पैसा आ गया। इससे क्या हुआ, इससे जब लोगों के पास हाथों में पैसा आएगा तो सामान तो बढ़ा नहीं, प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं चीज़ों का, ठीक है।
लेकिन पैसा आ गया उनके जेब में। अब पैसा आएगा तो वो मार्केट में खर्च करने निकलेंगे उस पैसे को, और खर्च करने निकलेंगे तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब चीज़ों के जो रेट है वो दाम बढ़ना चालू हो जाएंगे और बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि मार्केट में पहले से नया पैसा आ गया है। जितना पहला पैसा था उससे ज़्यादा पैसा, कहने का मतलब, हो गया है। पहले 100 थे, अब 300 रुपये आ गए। ठीक है भाई, नकली नोट भी तो इसी तरीके से काम करते हैं। नकली नोट पूरा मार्केट को खराब कर देते हैं। तो आरबीआई जो होता है ना, वो एक करेंसी सोच के छापता है कि इतने रुपए की करेंसी छापूंगा मैं, है ना, जितने रुपए के मार्केट में प्रोडक्ट है उस हिसाब से ना। लेकिन जब आप ये जीडीपी के हिसाब से करेंसी छापी जाती है, लेकिन जब आप ये क्या कर रहे हो, लोन ले रहे हो, गवर्नमेंट जो है आरबीआई से लोन ले रही है और उससे बोल रही है कि भाई तू नए नोट छाप के दे दे, तो नए नोट जब गवर्नमेंट के पास जाएंगे, गवर्नमेंट उस पैसे को वापस से मार्केट में लगाएगी और खुद के पास होने रखने के लिए लेके आए। तो जब गवर्नमेंट वो वापस से पैसा इंडिया में आएगा मार्केट के अंदर, तो उससे क्या इफेक्ट आएगा बताओ? मार्केट के अंदर पैसा बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है अभी आपको और समझाया जाएगा। ठीक है, मार्केट बोरोइंग, सर मार्केट बोरोइंग थोड़ा सा प्रकाश डालो, ये और भी खतरनाक है। आपके इधर देखो जरा, है ना, समझना, ये मार्केट में पैसा पड़ा है इतना। ठीक है, मार्केट के अंदर जो पैसा पड़ा है मतलब बैंक के पास पैसा रखा है बहुत सारा, है ना। ये जो बैंक है कमर्शियल बैंक, उनके पास पैसा पड़ा है। एग्जांपल लो, कमर्शियल बैंक से किसने उधार ले लिया बताओ पैसा? सरकार ने। सरकार पता है आपको उधार लेती है तो छोटा मोटा उधार तो लेगी नहीं, 2-3 लाख रुपए का तो बात ही नहीं है ना, करोड़ों में बात होगी, अरबों रुपए में। अब ये पैसा सोचो आप, ये पैसा सरकार ने ले लिया, सरकार ने इतना पैसा, सोचो आप, ये पैसा किसके पास चला गया? सरकार के पास चला गया, भारत सरकार के पास चला गया। ठीक है, अब पैसा कितना बचा है प्राइवेट सेक्टर के पास लोन ले, अब बैंकों के पास इतना पैसा बचा हुआ है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, मतलब कमर्शियल बैंक के पास केवल इतना सा हिस्सा बचा है लोन देने के लिए अब प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है भाई, समझना, इधर इधर कोई नई करेंसी नहीं आती है मार्केट में, नो न्यू करेंसी। लेकिन इधर एक खतरनाक इफेक्ट हो जाता है जिसे बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। आपने सुना हो कभी? क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या है इसका मतलब? क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब कि देखो आप जरा क्या हुआ यहाँ पे ये पूरा पैसा था, इसमें से ये पैसा कौन ले गया? इतना सारा पैसा यहाँ से यहाँ तक चला गया, किसके पास? भारत सरकार के पास चला गया, लोन ले लिया। अब ये इतना सा पैसा बचा है, इतना सा पैसा कमर्शियल बैंक जो है, कमर्शियल बैंक का काम क्या है? लोन देना लोगों को, बैंकों को लोन देना। अब बैंकों का काम क्या है? लोगों को लोन देना। अब ये कमर्शियल बैंक जब कोई बिजनेसमैन लोन लेने आएगा, ये मान लो 4 बिजनेसमैन खड़े हैं, 4 बिजनेसमैन खड़े हैं इस पंजाब नेशनल बैंक के आगे सामने, और पैसा जो है वो पंजाब नेशनल बैंक से सरकार ने बोरो कर लिया। अब पंजाब नेशनल बैंक के पास जो पैसा लोन देने के लिए है वो कम बचा है, और लोग 4 हैं, एक अनार 100 बीमार। क्या होगा? पंजाब नेशनल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा। बताओ बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। डिमांड ज़्यादा है पैसे की और सप्लाई कम है, या डिमांड ज़्यादा है या नहीं है लेकिन सप्लाई ज़रूर कम हो गई है। ठीक है, पैसे की, लोन की सप्लाई कम हो गई है। अब जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो लोन लेने वाले लोग कमाएंगे ज़्यादा आएंगे? सर कमाएंगे, महंगा लोन कौन लेगा? तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी तो लोन कम लेंगे लोग बाग। लोन जब बिजनेस के लिए कम लेंगे, है ना, बिजनेस की बात चल रही है, तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। ठीक है, हालांकि एक चीज और भी है, अगर अपन देखा जाए तो,
कि सरकार ने जो लोन लिया था, सरकार भी अपने पास खुद के पास नहीं रखेगी वो पैसा, सरकार भी अल्टीमेटली कहाँ लेके आएगी वो पैसा, मार्केट में लेके आएगी। लेकिन भाई शॉर्ट टर्म के लिए तो मार्केट में लिक्विडिटी दिक्कत आ गई ना, थोड़े टाइम के लिए मार्केट के अंदर दिक्कत आ गई पैसे की, पैसा है नहीं, वो सरकार के पास चला गया, ठीक है, और बैंकों के पास नहीं जाएगा, सरकार तो डायरेक्टली वो पैसा मार्केट के अंदर खर्च करेगी, डैम बनाएगी, रोड बनाएगी, ठीक है, तो वो लोगों के पास जाएगा पैसा। अब सोचो जब इन्वेस्टमेंट कम होगा, इंडस्ट्रीज के पास पैसा कम होगा क्योंकि बैंक ने कम लोन दिया है, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? इससे रोजगार कम होगा। जब इंडस्ट्रीज के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो इससे रोजगार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब रोजगार कम होगा, ठीक है, तो अब आप देखो पैसा वाला भी आ जाएगा मार्केट के अंदर जो गवर्नमेंट लेके आ रही थी, ठीक है, तो सब कुछ डिस्टॉर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा मामला। इसी डिस्टॉर्शन से बचने के लिए क्या बोला जाता है कि फिस्कल डेफिसिट पे लिमिट लगाई गई है कि फिस्कल डेफिसिट कितना नहीं होना चाहिए, 3% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दोनों में से खराब लोन कौन सा है, दोनों में से खराब चीज़ कौन सी है, ये वाली लोन फ्रॉम आरबीआई, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जो है वो नई सिक्योरिटी छापने को, नई करेंसी छापने को बोल रही है आरबीआई को। जब नई करेंसी प्रिंट करनी पड़ती है आरबीआई को तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। मार्केट के अंदर पैसा आ गया लेकिन चीज़ों की जो चीज़ों का प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ा। इवन इसके अंदर भी यही होगा, आप सोचो अब एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, इंडस्ट्रीज के अंदर जो है काम कम हुआ, इंडस्ट्रीज जो है वो कम, जो है एनवायरनमेंट कम हुआ उनका लगने का, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा चीज़ों का। चीज़ों की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, चीज़ों की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि इंडस्ट्रीज काम कर नहीं रही है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट, अब जो वो पैसा था गवर्नमेंट के पास लोन वाला, गवर्नमेंट भी उसको खर्च करेगी मार्केट के अंदर, अब लोगों के पास पैसा भी बढ़ेगा, तो अब लोगों के पास पैसा है, जेब में पड़ा है, लेकिन वो खर्च करने जा रहे हैं, चीज़ें ही नहीं है, तो क्या बढ़ेगा, इन्फ्लेशन। समझ रहे हो? इधर भी इन्फ्लेशन पे पहुंच गए थे अपन, और आपको याद है इधर भी इन्फ्लेशन पे पहुंच गए थे। मार्केट जो बोरोइंग्स होती है और लोन फ्रॉम आरबीआई को प्राइमरी बोरोइंग्स भी कहते हैं। ये दोनों की दोनों चीजें क्या करती है, इन्फ्लेशन बढ़ा देती है कहीं ना कहीं। अब थोड़ा सा और आगे ले जाओ आप, दोनों की ये तो अपन ने अलग अलग बात करी, अब दोनों की एक कॉमन बातें समझो आप। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है, सर क्या होता है बताओ? इन्फ्लेशन बढ़ा दिया अपन ने, इधर कैसे इन्फ्लेशन बढ़ा बताओ जरा? क्योंकि जब सिक्योरिटीज कम, मतलब पैसा ज्यादा है और चीजें हैं जो बड़ी नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी फालतू के अंदर, और डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम है तो इन्फ्लेशन होता है। इधर कैसे इन्फ्लेशन पे पहुंचे आप, ये कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए, अच्छी बात है ना, पता है तो। इधर इन्फ्लेशन पे कैसे पहुंचे, क्योंकि जब मार्केट इंडस्ट्रीज जो है वो कम लगेगी तो उत्पादन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, और फिर जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी तो फिर लोगों के पास पैसा आएगा कुछ, है ना। अब आप सोचो कि जब उत्पादन कम हुआ, सप्लाई कम होगी चीज़ों की, है ना, और लोगों के पास पैसा जो है वो थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, तो जब वो खर्च करेंगे तो फिर इन्फ्लेशन ही तो होगा। आउटपुट गिर गया ना, इधर प्रोडक्शन गिर गया, तो दोनों केस में इन्फ्लेशन पे आ गए। इन्फ्लेशन आ गया मतलब इंडिया के अंदर जो दाम है चीज़ों के महंगे हो गए। पहले कोई चीज़ इंडिया में 10 रुपए की बिकती थी, अब वो 12 रुपए की, 15 रुपए की बिकी, है ना। तो उससे क्या होगा, आपका इंपोर्ट बढ़ना चालू होगा। इंपोर्ट क्यों बढ़ेगा? इंपोर्ट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आप जो कंज्यूमर है वो जब इंडिया में कोई चीज़ महंगी मिलती है तो वो बाहर से मंगाएगा चीज़। आपने इंडिया में चीज़ों के दाम बढ़ा दिए, अब चीज़ें कहाँ से मंगाएंगे, बाहर से मंगाएंगे, एक्सपोर्ट गिरेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया की चीज़ें महंगी हो गई है, तो बाहर कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो कम हो गई उसकी चीज़ की।
जब इंपोर्ट बढ़ेगा एक्सपोर्ट कम होगा। तो आपको पता है इंडिया कौन सी कंट्री है? इंडिया इंपोर्टिंग कंट्री है ना। इंडिया के अंदर अपन ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो बढ़ेगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो $1 जो 60-70 रुपये का था वो 75 भी पहुंच सकता है, जैसे अभी अपन ने देखा था रिसेंट टाइम में। जब ये $1 75 रुपये तक का पहुंच जाएगा, डॉलर की रेट बढ़ेगी, तो आप इंपोर्ट करते हो कच्चा ऑयल, आप जो कच्चा तेल है वो इंपोर्ट करते हो, इंडिया इंपोर्ट करता है, वो और भी महंगा आएगा। ठीक है, वो और भी महंगा हो जाएगा क्योंकि क्या है, डॉलर की रेट बढ़ गई है आपके लिए, तो फिर और भी महंगा हो जाएगा। कच्चा तेल महंगा होते ही, कच्चा तेल इंडिया में हर चीज़ के लिए इनपुट है, रॉ मटेरियल है, ट्रांसपोर्टेशन में काम में आता है। जैसे ही कच्चा तेल महंगा होगा तो फिर आपको पता है इंडिया में तेल के दाम बढ़ेंगे, और तेल के दाम बढ़ते ही ट्रक्स का किराया वगैरह सब, फ्रेट वगैरह सब बढ़ेगा और इन्फ्लेशन को हवा देगा। क्या होगा, इन्फ्लेशन जो था वो पहले जो बढ़ा हुआ था वो और बढ़ेगा इससे इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ते 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 आपकी फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ती रहेगी कंटिन्यूस बेसिस पे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वापस से इसी सिचुएशन पे आ जाओ। फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, दोबारा यही साइकिल चलेगी। फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ते 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 फॉरेन करेंसी खत्म भी हो सकती है, और फिर अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तक जा सकते हैं, फिर अपन बीओपी क्राइसिस तक जा सकते हैं। बीओपी क्राइसिस मतलब फॉरेन करेंसी कम है, फिर क्या करेंगे, फिर अपन जाएंगे आईएमएफ के पास लोन लेने, जैसा 1991 में हुआ था इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ आज हो रहा है ना ऐसा। ठीक है, तो आईएमएफ से लोन लेंगे 1991 के अंदर, जैसे लिया था पहले, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। ये तो बहुत ख़राब हो गया, कंट्री की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। लाइक ग्रीस जैसे बिहेव करेंगे लोग बाग हमसे कि भाई इंडिया की इकोनॉमी पूरी खत्म है, फॉरेन इन्वेस्टर जाने लग जाएंगे यहाँ से। ऐसी सिचुएशन जिम्बाब्वे के साथ भी हुई है। आपको पता है कि जिम्बाब्वे के अंदर जो है एक छोटी सी चीज़ को खरीदने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते थे वहाँ पे। इस सिचुएशन से बचने के लिए हम गवर्नमेंट से कहते हैं भैया बोरो कम करो। ये सब कहानी चालू कहाँ से हुई है, इस बोरोइंग से। इफेक्ट क्या है, आपकी डोमेस्टिक बोरोइंग्स की वजह से अपन कहाँ पे जाके रुक रहे हैं, एक्सटर्नल बोरोइंग्स पे जाके रुक रहे हैं। बीओपी क्राइसिस मतलब एक्सटर्नल बोरोइंग्स, आईएमएफ आ गया बीच में। तो अपन इसीलिए बोलते हैं कि एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, जिसे बोलते हैं फिस्कल डिसिप्लिन, कि आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, आपको खुद के रिसोर्सेज बढ़ाने हैं। जैसे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, भाई खर्चा कम करो, आमदनी बढ़ाओ। सर आमदनी कैसे बढ़ाएंगे, टैक्स की रेट नहीं बढ़ानी है, टैक्स का बेस बढ़ाना है। चीज़ें लिंक हुई, ठीक है, टैक्स का बेस बढ़ाना है। तो गवर्नमेंट अब टैक्स का बेस बढ़ाने के अंदर लगी हुई है, और फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है, वरना ये सिचुएशन आ सकती है कभी भी। इसीलिए एफआरबीएम एक्ट जो है बहुत मतलब वो जो है वो फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो अभी मैंने एक दो टॉपिक नहीं बताए, जैसे इफेक्टिव जो है, सॉरी अपन ने प्राइमरी डेफिसिट जो है वो डिस्कस नहीं किया शायद अभी। ठीक है, तो अपन अगली क्लास में कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस रेवेन्यू डेफिसिट अपन ने पढ़ लिया, फिस्कल डेफिसिट पढ़ लिया। ठीक है, ऐसे ही एक दो डेफिसिट और होते हैं। तो पहले आप लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ढंग से उतार लो दिमाग के अंदर कि फिस्कल डेफिसिट अगर हो जाएगा तो क्या दिक्कतें आएगी। ठीक है, एक इफेक्टिव फिस्कल डेफिसिट इफेक्टिव करके भी होता है, तो वो अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर क्या? थैंक यू।